वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी एंड आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 1 द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। तो देखो गाइज, ये जो चैप्टर है ये हमारी पहली बुक का चैप्टर है। हमारी पहली बुक का नाम है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। जो पहली बुक रहने वाली है आपकी, इसमें हम ना हमारा जो वर्ल्ड है उसकी अलग अलग कंट्रीज़ के बारे में पढ़ेंगे और जो है कौन सी पावरफुल कंट्री थी, कौन सी अब पावरफुल कंट्रीज़ है, ये सब चीज़ें आप इस वाली बुक से जानने वाले हो। तो आज जो हमारा पहला चैप्टर है इसमें भी हम वर्ल्ड की एक कंट्री के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिस कंट्री का नाम है सोवियत यूनियन। आई होप आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको सोवियत यूनियन या यूएसएसआर के बारे में पता होगा, कुछ ऐसे होंगे जिन्हें सोवियत यूनियन या यूएसएसआर के बारे में पता नहीं होगा कि भाई ऐसी कोई कंट्री हुआ भी करती थी। आज के समय पे सोवियत यूनियन यूएसएसआर एग्जिस्ट नहीं करता है, अब नहीं होगा, मिलेगा आपको वर्ल्ड मैप पे। पहले ज़माने में था, और पहले ज़माने से कहने का मतलब मेरा ये नहीं है 300-400 साल पहले, नहीं गाइस, 1991 से पहले भी जो है सोवियत यूनियन या यूएसएसआर, जिस कंट्री के बारे में आज मैं आपको पढ़ाऊंगी, वो एग्जिस्ट करता था। तो आज आप जानोगे इस चैप्टर के थ्रू कि कैसे वो जो देश था सोवियत यूनियन यूएसएसआर वो कैसे ख़त्म हो गया हमारे वर्ल्ड मैप पे, आज के समय में वो क्यों नहीं है, ये आप जानोगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं हम अपने इस चैप्टर को। चैप्टर का नाम है द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर। तो सबसे पहले हम चैप्टर के मीनिंग को समझते हैं। चैप्टर में नाम क्या है चैप्टर का? द एंड। एंड मतलब होता है किसी भी चीज़ का ख़त्म हो जाना, और यहाँ पे क्या ख़त्म होने को लिखा है? एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। तो सबसे पहले बाइपोलैरिटी का मतलब समझना पड़ेगा कि आखिर में ये बाइपोलैरिटी क्या चीज़ होती है। तो मैं आपको एक सिंपल से डायग्राम से समझाती हूँ बाइपोलैरिटी का मतलब। देखो गाइज, आप ये देखो, जस्ट इस डायग्राम पे फोकस करना। ये देखो, जैसे आपको पता है कि हमारे अर्थ के ना दो पोल्स हैं, एक है नॉर्थ पोल और एक है साउथ पोल। इस 2 पोल्स हो गए ना ये। तो ऐसे ही एक समय था हमारे वर्ल्ड में, कब की बात है ये? वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। वर्ल्ड वॉर 2 कब हुआ था? वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था 1939 से 1945 तक। वर्ल्ड वॉर 2 जो है ना वो चला था। ठीक है, तो वर्ल्ड वॉर 2 के ख़त्म होने के बाद, जब वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हो गया, तो वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म कैसे हुआ था? अभी एक रिसेंटली मूवी भी आई है ओपनहाइमर, उसमें दिखाया कि कैसे जो है बॉम्ब बनाया गया था, न्यूक्लियर बॉम्ब वर्ल्ड वॉर 2 के समय पे, और उस न्यूक्लियर बॉम्ब को जापान और के हिरोशिमा नागासाकी पे गिराया, एंड उसके बाद ही जो है वर्ल्ड वॉर 2 भी ख़त्म हो गया था। तो 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हुआ था, और जैसे ही वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हुआ था तो हमारे पूरी दुनिया के अंदर पता है आपको क्या स्टार्ट हो गया था? कोल्ड वॉर। आज से 1 साल पहले तक ये पॉलिटिकल साइंस का पहला चैप्टर हुआ करता था। अब ये चैप्टर डिलीट हो चुका है आपके एनसीईआरटी से, अब आपको नहीं पढ़ना। मैंने पढ़ा था, मैं जब 12th में थी, मेरा फेवरेट चैप्टर था, मुझे बहुत अच्छा लगता था ये पढ़ाना, बट अब डिलीटेड है। बट कोल्ड वॉर की जानकारी रखना हमारे लिए ज़रूरी है अगर हमें इस चैप्टर को समझना है। तो जो जानकारी रखनी ज़रूरी है वो मैं आपको अभी क्लियर कर दूंगी, कोई अलग से वीडियो देखने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये याद रखना है, पहले वर्ल्ड वॉर 2 चला था 1939 से 1945 तक, फिर 1945 से 1991 तक हमारी दुनिया में चला कोल्ड वॉर, और इस कोल्ड वॉर के समय पे ही चलती थी बाइपोलैरिटी। और बाइपोलैरिटी क्या होती है? जैसे मैंने कहा ना कि अर्थ के 2 पोल है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो इस कोल्ड वॉर के समय पे और इस बाइपोलैरिटी के दौरान यही हुआ था कि हमारे वर्ल्ड में 2 सुपर पावर बन गई थी। सुपर पावर मतलब क्या? सुपर पावर मतलब 2 ऐसी कंट्रियां जिन पे सबसे ज़्यादा ताकत थी, और वो कंट्री कौन सी थी? 2 कंट्री थी। एक यूएसए अमेरिका, जो आज के समय पे भी एक सुपर पावर जैसी ही है। आज के समय पे हम कहते हैं ना भाई अमेरिका वाले तो बड़े तगड़े हैं, ये तो बहुत पावरफुल है, एलियन भी है इनके पास, तो लगता है पता नहीं क्या क्या टेक्नोलॉजी है, क्या क्या इनका तो बढ़िया एकदम इकॉनमी है, मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंट्री है ये। तो वैसे आज भी है और पहले भी थी। तो जब कोल्ड वॉर चला था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, तो पूरे वर्ल्ड में सिर्फ अमेरिका ही एक स्ट्रॉन्ग कंट्री नहीं थी, एक कंट्री और थी जो बिल्कुल अमेरिका के टक्कर की थी, और वो कंट्री कौन सी थी? यस, ये हमारा सोवियत यूनियन या यूएसएसआर, ये थी दूसरी स्ट्रॉन्ग कंट्री, बिल्कुल टक्कर वाली। तो आज आप इस चैप्टर में यही पढ़ोगे कि कैसे ये कंट्री ख़त्म हो जाती है, कैसे ये कंट्री टूट जाती है, डिसइंटीग्रेट हो जाती है, और जब ये कंट्री ख़त्म हो जाती है तभी बाइपोलैरिटी भी एंड हो जाती है। तो वर्ल्ड वॉर के दौरान हमारे वर्ल्ड में क्या चल रहा था? बाइपोलैरिटी। बाइपोलैरिटी मतलब दुनिया में 2 सुपर पावर्स का होना। अगर एग्जाम में क्वेश्चन है व्हाट इज़ बाइपोलैरिटी, तो बाइपोलैरिटी इज अ सिचुएशन इन विच द वर्ल्ड पॉलिटिक्स इज गवर्न बाय 2 सुपर पावर। 2 सुपर पावर, जैसे कि एक तरफ यूएसए था और एक तरफ सोवियत यूनियन था और यूएसएसआर था। अब इन दोनों के बीच में चलता था कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर कब से कब तक चला था? 1945 से 1991 तक। 1991 में पता है आपको कोल्ड वॉर क्यों खत्म हुआ? इसलिए खत्म हुआ क्योंकि 1999 में ये सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हो गया था, यानी कि ये
आपस में टूट गया था। अब टूटा कैसे था, तो एक बार मैं आपको इस कंट्री का मैप दिखाती हूँ कि ये सोवियत यूनियन कैसा था, ठीक है। तो हमें अपनी जो स्लाइड है ना उसके एंड के पेजेस पे जाना पड़ेगा ये सोवियत यूनियन को देखने। ये देखो, ये है सोवियत यूनियन। आज के समय पे आपको रशिया के बारे में तो ज़रूर पता होगा कि एक कंट्री है रशिया, हमारे इंडिया के काफ़ी अच्छे फ्रेंड भी है, और इनके प्रेसिडेंट पुतिन, सुना होगा आपने रशिया के बारे में। तो रशिया ही नहीं, रशिया के साथ 14 और कंट्रीज़ थी। रशिया देखा है ना, इतनी बड़ी तो गाइस रशिया का रेशियो आपने देखा है, लैंड अगर देखोगे तो कितना बड़ा एरिया है। तो रशिया के साथ 14 और कंट्रीज हुआ करती थी, ये मिलाकर बनाती थी यूएसएसआर। ये जो अभी रशिया यूक्रेन जिनकी लड़ाई चल रही है, ये भी आपस में एक ही कंट्री के साथ है, यानी कि पूरी एक फैमिली थी। ये 15 भाइयों की इकट्ठी एक फैमिली थी। ये 15 भाइयों का मिलकर एक देश था जिसको कहते थे यूएसएसआर, और ये दूसरी सुपर पावर थी। एक थी यूएसए, एक थी यूएसएसआर। कौन कौन से देश थे यहाँ देख लो, रशिया, एस्टोनिया, बेलारस, यूक्रेन, ये देखो कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, टोटल में 15 देश मिलाकर ये था यूएसएसआर। अब नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि 1991 में इन सब कंट्रियों ने अपने जो है ये यूएसएसआर को छोड़ के अपनी अलग अलग कंट्रीज बना ली। यूक्रेन अलग बन गया, रशिया अलग बन गया, सब ने अलग अलग कंट्री बना ली। तो आज हम इस चैप्टर में यही जानेंगे कि क्यों इन्होंने अपनी अलग अलग कंट्रीज जो है वो बनाई थी। अब एक चीज़ और याद रखनी है, दैट जब हमारे दुनिया में बाइपोलैरिटी चल रही थी ना, कि एक तरफ था यूएसएसआर और एक तरफ था यूएसए, तो एक और चीज़ हुई थी कि भैया ये बाइपोलैरिटी के समय पे ये दोनों देशों ने क्या करा था, कोल्ड वॉर चला रहे थे ये, यानी कि एक दूसरे के ऊपर ना सीधा बम नहीं फेंकते थे, क्योंकि पता अगर न्यूक्लियर बम यूएसए फेंक देगा यूएसएसआर पे, तो यूएसएसआर पे भी अपने बहुत बम थे, वो भी उल्टा अटैक कर देगा। और सामने वाले पे पता था भैया हम एक दूसरे से ऐसा सीधा बम फेंकने का पंगा तो नहीं ले सकते, खुद को भी हम खत्म कर लेंगे। तो ये लोगों ने कोल्ड वॉर करा। कोल्ड वॉर मतलब आंखों आंखों में दुश्मनी करते थे। इन्होंने एक नया टैक्टिक अपनाया था, इन्होंने अपने गैंग बनाने शुरू कर दिए। गैंग को पॉलिटिकल साइंस में अलायंस कहते हैं, मैं तो कहती हूँ गैंग बनाते, ठीक है। तो क्या हुआ था, कोल्ड वॉर के समय पे या बाइपोलैरिटी के समय पे यूएसएसआर ने अपना एक गैंग बना रखा था, वॉर्सो। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा इस वॉर्सो के ऊपर, अभी आगे चैप्टर में वॉर्सो नाम आएगा तो तुम्हें क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा, तुम्हें पता होगा वॉर्सो क्या है। और यूएसए ने भी अपना एक गैंग बनाया था, नेटो। अब इनके गैंग के ना काफ़ी सारे मेंबर्स ये बनाते थे। मेंबर किसको बनाते थे, दुनिया की बाकी कंट्रियों को, जाके उन्हें कहते थे आ जाओ हमारे गैंग का हिस्सा बन जाओ। तो ऐसा ही इन्होंने करा था 1945 से 1991 तक। ये दोनों ने क्या करा, अपने अपने गैंग बना लिए। अब जो यूएसएसआर था उसके गैंग में बहुत सारी ईस्ट यूरोप की कंट्रीज आई थी। यूरोप कॉन्टिनेंट पता है ना, यूरोप कुछ भी कहो, तो वॉर्सो या फिर यूएसएसआर के गैंग में आई थी ईस्ट यूरोप की बहुत सारी कंट्रीज, और जो ये यूएसए था इसके गैंग में आई थी वेस्ट यूरोप की बहुत सारी कंट्रीज। और इनके गैंग में आने का मतलब था कि ये इनके आइडियोलॉजी पे चलेंगे। आइडियोलॉजी क्या होती है, आइडियोलॉजी गाइस हमने क्लास 11th में पढ़ी थी, कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म, या ये होती है आइडियोलॉजी। याद नहीं है तो एक बार फिर से याद करा देती हूँ। दैट देखो, यूएसएसआर जो था वो अपने गैंग में जब भी लोगों को शामिल कराता था तो वो कहता था आप मेरी आइडियोलॉजी पे चलोगे। और यूएसएसआर की आइडियोलॉजी थी ये कम्युनिज्म। कम्युनिज्म एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें सब कुछ गवर्नमेंट का होता है, कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होती। जैसे कि स्कूल है तो गवर्नमेंट का होगा, बच्चे वहाँ पढ़ेंगे, कोई प्राइवेट स्कूल नहीं होगा। हॉस्पिटल है तो गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है, सब वहाँ पे जाके इलाज करा सकते हैं। कोई खेत भी होता था तो वो गवर्नमेंट का होता था, कलेक्टिव फार्म होता था, सब वहाँ काम करेंगे और अपनी ज़रूरत के हिसाब से सबको अनाज मिल जाएगा। ऐसा सिस्टम, कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, नहीं कि कोई बहुत अमीर हो गया कोई सड़कों पे रहने, ऐसा नहीं होता था। कम्युनिज्म ऐसा सिस्टम होता था। तो यूएसएसआर जिसको भी अपनी तरफ करता था तो उसको कहता था कि आप अपने लिए कम्युनिज्म चलाओ। और यहीं पे कैपिटलिज्म क्या होता है, जो यूएसए में चलता है, जहाँ प्राइवेट प्रॉपर्टी सब अलाउड होती है। जैसे आजकल ज़्यादातर कंट्रीज में होता है अपना सबका घर है, जो कमाओगे वो खाओगे, जो नुकसान है खुद झेलोगे, ठीक है। गवर्नमेंट कभी हेल्प करेगी कभी नहीं करेगी, तुम्हें अपने आप इंडिपेंडेंट रहना पड़ेगा। ये होता है कैपिटलिज्म। तो इन दोनों का कोल्ड वॉर में लड़ाई चलती रहती थी। यूएसएसआर कहता था मैं बढ़िया, यूएसए कहता था मैं बढ़िया, बट एट दी एंड यूएसएसआर हार जाता है, यूएसएसआर टूट जाता है और कम्युनिज्म की भी हार हो जाती है। तो आज हम जानेंगे कि क्यों यूएसएसआर हारता है, क्यों यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट होता है। और आपको पता है ये यूएसएसआर के हार की शुरुआत, कम्युनिज्म आइडियोलॉजी के ख़त्म होने की शुरुआत कहाँ से हुई थी, बर्लिन से। तभी चलते हैं अब हम अपने चैप्टर के पहले टॉपिक पे जो हमें ओवरव्यू में बता रखा है, दैट इज़ अबाउट द बर्लिन वॉल, ठीक है। आपने देखा होगा ये फोटो आपके बुक के पहले पेज पे बनी हुई है, ये देखो, ये है बर्लिन वॉल, ठीक है। ये आ गई भाई, ये है बर्लिन वॉल। अब देखो बर्लिन का है, बर्लिन जर्मनी की कैपिटल सिटी है। तो बर्लिन में क्या हुआ, बर्लिन में भी ये यूएसएसआर और यूएसए वाले गए और बर्लिन को इन्होंने कहा हमारे गैंग में आ जाओ। तो बर्लिन का तो बीच में से डिवीजन हो गया था। जो ईस्ट बर्लिन के लोग थे वो चले गए यूएसएसआर की तरफ। यूएसएसआर की तरफ चले गए मतलब इन्होंने यूएसए का साथ
वो चले गए यूएसएसआर के साथ, और यूएसएसआर के साथ मतलब कि इन्होंने अपना कम्युनिज्म स्टार्ट कर दिया। किसने? ईस्ट बर्लिन ने। वहीं पे वेस्ट बर्लिन वाले लोगों को अमेरिका की आइडियोलॉजी पसंद है, यूएसए की, तो इन्होंने अपने यहाँ कैपिटलिज्म लगा लिया। अब भाई एक सिटी है ये, इसके बीच में लोगों के दो विचारधारा अलग हो गई, तो इन्होंने सिटी के बीच में एक लाइन ऑफ वॉल खड़ी कर दी थी, यानी कि एक लंबी सी दीवार खड़ी कर दी थी। और ये दीवार के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कब बनी थी, कितने किलोमीटर की थी, तो यहाँ देख लो, ये दीवार बनी थी 1961 में, जब कोल्ड वॉर हाइट पे था ना, यानी कि ये यूएसएसआर की दुश्मनी बिल्कुल ही टॉप नॉच चल रही थी, तब ये दीवार बनी थी 1961 में। ईस्ट और वेस्ट बर्लिन को ये अलग करती थी, शो करती थी ये कैपिटलिस्टिक और कम्युनिस्ट वर्ल्ड का डिफरेंस, कि भाई ईस्ट वाले कम्युनिस्ट वर्ल्ड, वेस्ट वाले कैपिटलिस्टिक वर्ल्ड। ठीक है, कितनी लंबी थी ये, लॉन्ग कितनी थी भैया, ये 150 किलोमीटर्स लॉन्ग ये वॉल थी, 28 सालों तक ये रही। अब 9 नवंबर 1989 को, ये हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा इवेंट है, इस दिन क्या हुआ था 9 नवंबर 1989 को, ये जो ईस्ट बर्लिन की तरफ के लोग थे, इन्होंने इस दीवार को तोड़ दिया। इन्होंने कहा कि हमें सोवियत यूनियन के साथ नहीं रहना, हमें कम्युनिज्म की आइडियोलॉजी अपने यहाँ नहीं लगानी जहाँ सब गवर्नमेंट के अंडर में होता है, हमें इस दीवार को तोड़ना है। क्योंकि उनको ना दिखाई देता था बराबर वाला, उन्हें लगता था वो हमसे बेटर रह रहे हैं, उन्होंने दीवार तोड़ दी। और ये पहला इवेंट था जहाँ पे यूएसएसआर को किसी ने छोड़ा था, यूएसएसआर की हार हुई थी। फिर धीरे धीरे ये 1989 से आते 1991 तक पूरा यूएस, कितने सालों का डिफरेंस है खुद मुझे गिन के कमेंट सेक्शन में। 1989 में ये शुरुआत हुई और 1991 तक पूरा यूएसएसआर खत्म हो जाता है, कम्युनिज्म आइडियोलॉजी ही वाइप आउट हो जाती है पूरे के पूरे इन कंट्रीज से। तो वो क्यों होती है अब हम जानेंगे इस चैप्टर के थ्रू। ठीक है, दिस मार्क द बिगनिंग ऑफ एंड ऑफ कम्युनिज्म इन वर्ल्ड। ठीक है, तो एग्जाम में ना ऐसी 1 मार्कर आएगा, बताओ बिगनिंग कब हुई थी कम्युनिज्म के एंड होने की, तो बर्लिन वॉल के इंसिडेंट के बाद हुई थी। ठीक है, अभी बर्लिन वॉल के ना काफ़ी सारे पीसेस भी बर्लिन के म्यूजियम्स में रखे गए हैं, तो आप कभी सर्च करके देखना। ठीक है, तो अब आते हैं हम अपने चैप्टर के बिगनिंग पे। अब हमने पढ़ लिया कि भाई ये 1991 तक जाके ये इतना बड़ा भयंकर फैमिली वाला ये देश जो है 15 कंट्रियों को मिला के, रशिया इतनी बड़ी, साथ में 14 भाई और थे रशिया के, तो उन सबका जो है ये अलग क्यों हुए थे, जानने के लिए पहले जानना पड़ेगा ये साथ कैसे आए थे, ये एक्चुअली में थे क्या। और ये जो यूएसएसआर को मैं कह रही हूँ सुपर पावर थी, अमेरिका की टक्कर की थी, तो इसमें ऐसा क्या था कि हम इसे सुपर पावर कहते थे, ये जानेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक इज व्हाट वाज द सोवियत सिस्टम, यानी कि सोवियत यूनियन है क्या। तो सोवियत यूनियन का दूसरा नाम है यूएसएसआर, फुल फॉर्म 1 मार्कर के लिए इंपॉर्टेंट है। एंड आई एम टेलिंग यू गाइज, आज पहले दिन बता रही हूँ, जो मैंने 1 मार्कर आपको बता दिया है, जो क्वेश्चन को मैं आपको बता रही हूँ इंपॉर्टेंट है, वो प्री बोर्ड में तो दिखेगा ही, बोर्ड एग्जाम में भी आपको दिखने वाला है। तो इफ़ यू वांट टू स्कोर 100 मार्क्स, इफ़ यू वांट टू स्कोर गुड मार्क्स, तो मेरी बताए हुए इंपॉर्टेंट को मार्क कर लीजिए। ठीक है, वो एग्जाम में आपको दिखने वाले हैं। ठीक है, तो चलो, सोवियत यूनियन की फुल फॉर्म क्या है, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। बना कब था ये, 1917 में, रशिया में सोशलिस्टिक रिवोल्यूशन हुआ था उसके बाद। एग्जैक्टली 1922 में सोवियत यूनियन पूरा क्रिएट हो गया था। 1917 में रेवोल्यूशन हुआ, इन्होंने एग्रीमेंट पे साइन करा, किसने, ये 15 कंट्रियों ने एग्रीमेंट पे साइन करा और खुद को बना लिया एक बड़ा सा देश, जिसका नाम रखा इन्होंने सोवियत यूनियन। ठीक है, अब ये सोवियत यूनियन इन्होंने क्यों बनाया था, ये इन्होंने इस्टेब्लिश करा था इगैलिटेरियन सोसाइटी बनाने के लिए। इगैलिटेरियन सोसाइटी मतलब होता है इक्वालिटी वाली सोसाइटी। ये चाहते थे इनका देश ऐसा हो जहाँ गवर्नमेंट सब कुछ प्रोवाइड करेगी, कोई अमीरी गरीबी का फ़र्क नहीं होगा। इन्होंने सबसे पहले सोवियत यूनियन बना के उसमें से प्राइवेट प्रॉपर्टी अबॉलिश करी। ये जो 3 पॉइंट है ये एग्जाम में आएंगे, सोवियत यूनियन बनने के बाद क्या हुआ था। तो सबसे पहले सोवियत यूनियन कब बना, 1917 में बना। उसके बाद इन्होंने सबसे पहले अपनी कंट्री में से प्राइवेट प्रॉपर्टी हटाई, यानी कि सोवियत यूनियन में, रशिया में जितने भी लोग थे, यूक्रेन के हो गए, ये जितनी भी 15 कंट्रियों के लोग थे जिन पर प्राइवेट प्रॉपर्टी थी, उनसे वो छीन ली गई और सब कुछ गवर्नमेंट के अंडर। जैसे किसी का अपना घर है, वो अपना घर नहीं रख सकता, किसी का अपना बिजनेस है, किसी की फैक्ट्री, किसी का अपना खेत है, कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी, जो होगा गवर्नमेंट का होगा। और गवर्नमेंट सबको इक्वली डिवाइड करेगी कि स्कूल है हर बच्चा पढ़ने जाएगा, हॉस्पिटल है कोई भी इलाज कराए जाके अपना, सड़कें हैं गवर्नमेंट बनाएगी। ठीक है, और अगर मेडिकल स्टोर भी है तो वो भी गवर्नमेंट का है, कोई इंसान प्राइवेटली अपना कोई बिजनेस रन नहीं करेगा। ऐसा इन्होंने सिस्टम बनाया जिससे सब कुछ इक्वली बंटवारा हो। ठीक है, अब ये सब करने के लिए गवर्नमेंट की ज़रूरत है, तो इन्होंने अपनी गवर्नमेंट कैसी बनाई थी, इनको एक जो है ना पॉलिटिकल पार्टी जो इनकी गवर्नमेंट बनाएगी, तो इन्होंने 1 पार्टी सिस्टम अपने यहाँ लगाया। अगर मैं हमारी कंट्री की बात करूँ तो हमारे मल्टी पार्टी सिस्टम है, कितनी सारी जो है हमारे यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज़ है, देयर इज़ बीजेपी, देयर इज़ कांग्रेस, बहुत सारी पार्टीज़ है और इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती है और जीत जाती हैं। इन्होंने कहा एक ही पार्टी रहेगी
हमेशा। वो कौन सी इन्होंने रखी? कम्युनिस्ट पार्टी, और कम्युनिस्ट पार्टी की ही सरकार हर साल, हर जो भी इनका टाइम पीरियड होता था उसके बाद बनती थी। कोई और पार्टी को अलाउड ही नहीं था यहाँ पे आना। तो पूरी कमान इतने बड़े देश की, साथ में ईस्ट यूरोप की कंट्री भी जो इन्होंने अपने साथ मिलाई थी, सबकी कमान कौन संभालती थी? कम्युनिस्ट पार्टी। इकोनॉमी जो थी वो प्लान और कंट्रोल करता था स्टेट, यानी कि गवर्नमेंट का ही जिम्मा है इकोनॉमी कैसे चलेगी, एग्रीकल्चर कैसे होगा, इंडस्ट्री कैसी लगेगी, ट्रांसपोर्ट कैसे लगेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, सब जिम्मेवारी किसकी? गवर्नमेंट की ही थी। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, जो मैं आपको बता चुकी हूँ, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो बहुत सारी ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज भी आके इनका जो है गैंग का मेंबर बन गई थी। इनके गैंग का नाम था वॉर्सो, जो यहाँ पे आपको बता रखा है, ये देखो वॉर्सो पैक्ट। ये मिलिट्री अलायंस था, मैं कह रही हूँ इसको गैंग। और जो ये वॉर्सो पैक्ट था, ये वॉर्सो के लोग थे। वॉर्सो का लीडर था यूएसएसआर। इसमें इसके बहुत सारे चेले थे, बहुत सारी ईस्ट यूरोप की कंट्रीज आके इसके गैंग का मेंबर बनी थी, और इनके इस गैंग को कहते थे सेकेंड वर्ल्ड भी। वॉर्सो भी कहते थे और सेकेंड वर्ल्ड भी। और यूएसए के गैंग को नेटो कहा जाता था और उन्हें फर्स्ट वर्ल्ड कहा जाता था। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। अब हम आते हैं यूनिक फीचर्स ऑफ द सोवियत यूनियन पे, कि भाई हम अगर सोवियत यूनियन को सुपर पावर कह रहे हैं कि ये वर्ल्ड वॉर के बाद एक सुपर पावर था, तो वो क्यों था? तो एग्जाम में डायरेक्ट अब क्वेश्चन आएगा, एक्सप्लेन द यूनिक फीचर्स ऑफ सोवियत यूनियन। तो सबसे पहले मैं आपको 4 फीचर्स बताती हूँ सोवियत यूनियन के। एग्जाम में आपको ऐसे ही पॉइंट फॉर्म में लिखने हैं। ये नोट्स जो है मैं इसको डायरेक्टली अपनी इंस्टाग्राम आईडी पे अपलोड कर दूंगी। अगर आप ऐसे आंसर लिखोगे आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो फीचर्स ऑफ सोवियत यूनियन अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले हम देखते हैं इकोनॉमिक फीचर्स, यानी कि इनकी इकोनॉमी बहुत तगड़ी थी। या ये आप देखो, सोवियत की इकोनॉमी पूरे वर्ल्ड से ज़्यादा डेवलप थी। इनका जीडीपी बहुत हाई था, अमेरिका से ज़्यादा नहीं था बट बहुत ज़्यादा था। दूसरा, इनके पास कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन नेटवर्क था। इनके यहाँ हर जगह सड़कें बनी हुई थी, रिमोट इलाकों तक, जहाँ तक जो है गाँव तक, और ऐसे इनके यहाँ तो बर्फीले इलाके भी बहुत थे, हर जगह इनके यहाँ सड़कें बनी हुई थी। टेलीफोन सिस्टम बहुत बेहतरीन था। नेक्स्ट, इनके पास वास्ट एनर्जी रिसोर्स, भैया तेल के कुएं भरे पड़े हैं इनकी ज़मीन के नीचे। इनके पास नेचुरल गैस भी था और पेट्रोलियम भी था, सारे टाइप के, आयरन, स्टील, बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज इनके पास थी। तो भाई पैसा ही पैसा है। ठीक है, इन रिमोट एरियाज तक कनेक्शन था, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। नेक्स्ट, जो सबसे बड़ी एक इंपॉर्टेंट इनकी इकोनॉमी का बैकबोन था वो ये था कि इनके पास डोमेस्टिक कंज्यूमर इंडस्ट्रीज थी, जो सेफ्टी पिन से लेके गाड़ियों तक सब बनाती थी। डोमेस्टिक कंज्यूमर इंडस्ट्री मतलब अपने देश के अंदर ही बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगाई गई थी, जो देश के अंदर हर टाइप के प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करती थी। जैसे रेडियो है तो देश में बनेगा, मिक्सी है तो देश के अंदर बनेगी, अगर वो है जैसे उस ज़माने में वॉशिंग मशीन है तो देश में बनेगी, गाड़ी देश में बनेगी, पेंसिल, पेपर, इरेजर सब देश के अंदर बनेगा। कुछ भी बाहर के देश से ये लोग खरीदते नहीं थे, इंपोर्ट नहीं करा। जैसे आजकल हम गाड़ी लेंगे hyundai की इंपोर्ट करा के, भैया मोबाइल लेंगे आईफोन इंपोर्ट करा के, हम तो सब कुछ फॉरेन गुड्स को यूज़ कर रहे हैं, ज़्यादातर करते हैं ना। फिलिप्स की मिक्सी आ गई, ये मशीन आ गई, बाहर के फॉरेन ब्रांड की टीवी, सैमसंग का लेना है हमने, ठीक है, इंडियन हम नहीं कर रहे, हम बाहर के देशों से बहुत इंपोर्ट करें। उस ज़माने में यहाँ पे क्या था, इनकी कंज्यूमर इंडस्ट्री थी, सब खुद बनाते थे। क्वालिटी इतनी बढ़िया नहीं होती थी बट बनाते सब कुछ खुद थे। तो ये इनका इकोनॉमी का एक गुड फीचर था कि ये इंपोर्ट्स नहीं कराते थे, ज़्यादा खुद बनाते थे सब। नेक्स्ट, इनके पॉलिटिकल सिस्टम की अगर बात करो तो वो भी बहुत बेहतरीन माना जाता था, क्योंकि ये इनकी जो गवर्नमेंट थी वो हर इंसान को मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग प्रोवाइड करती थी। मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मतलब होता है रोटी, कपड़ा, मकान, बच्चों के एजुकेशन और इलाज हॉस्पिटल का, वो सब लोगों को प्रोवाइडेड था। अगर किसी पे पैसा नहीं है तो गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि वो उन्हें प्रोवाइड करेगी। तो आप कहोगे बड़ी अच्छी गवर्नमेंट है ये तो। और नेक्स्ट, इनके यहाँ गवर्नमेंट हर चीज़ पे सब्सिडी देती थी, हेल्थ पे, बच्चों की एजुकेशन पे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, हर चीज़ पे सब्सिडी मिलती थी, कि जिससे कि लोगों को ज़्यादा खर्चा ना उठाना पड़े। तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ पॉलिटिकल सिस्टम में अगर हम कहें तो इनके यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट ही नहीं थी, मतलब बेरोज़गारी नहीं थी। क्या बेहतरीन देश है, हम लोग कितना परेशान होते हैं बेरोज़गारी को लेकर, तो इनका अनएम्प्लॉयमेंट नहीं थी। तो ये आप देख सकते हो कि ये इसका एक बहुत बड़ा प्लस फीचर था। स्टेट ओनरशिप वॉज डोमिनेंट। स्टेट ओनरशिप मतलब प्राइवेट प्रॉपर्टी कहीं नहीं, सब कुछ गवर्नमेंट का होता था। और स्टेट से मतलब अगर मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊँ तो यहाँ स्टेट का मतलब ये नहीं कि सब गवर्नमेंट के कब्जे में था। स्टेट मतलब होता था गवर्नमेंट भी और सोवियत यूनियन की जनता भी, उन दोनों को मिलाकर स्टेट कहा जाता था, कि जो है गवर्नमेंट का और जनता का मिलके है, आपस में मिल बांट के रहेंगे। ऐसा था इनका पॉलिटिकल सिस्टम। अब आप सोचो कि बहुत अच्छा सिस्टम है इनका, इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग है भाई, इतना इनके पास नेटवर्क है, इनके पॉलिटिकल सिस्टम इतना अच्छा है, हर किसी को फ्री में इलाज मिलेगा, कुछ सबको मिलेगा। तो दिक्कत क्या थी, क्यों टूट गया ये देश? तो भाई मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ कि मैंने आपको कहा कि मैं आपको एक रूम में बंद करी हूँ, वहाँ पर मैं आपको
फेवरेट मोबाइल जो चाहिए वो ले लो, सारे गेम्स ले लो, उसमें सब में वो जो पैक्स वगैरह होते हैं वो सब ऑन हो जाएंगे, नेटफ्लिक्स एक्सेट्रा सारे पैक, मोबाइल भी ले लो, टीवी भी ले लो, वाईफाई लगाया, जो खाने का मन करेगा आपको मिल जाएगा। आपको मैं एक रूम में बंद कर रही हूँ कि आपको इस कमरे के अंदर रहना है एंड वॉट एवर यू कैन डू, बट इस कमरे में ही रह के सारी फैसिलिटी मिलेगी। तो क्या आप यहाँ रहोगे? आप कहोगे हाँ मैं रहूँगा। बट अगर आपको ये कह दिया जाए कि आपको बाहर बिल्कुल नहीं निकलने देगा, तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन होंगे, देन थोड़े दिनों बाद ही चाहे कितनी फैसिलिटी मिल रही हो, यू विल अर्न फॉर फ्रीडम। आपका मन करेगा रिया फ्रीडम चाहिए, बाहर घूम के आना, क्या ये कमरे में थोड़ी बैठे रहेंगे। तो सेम हैपेंड इन यूएसएसआर। यूएसएसआर में लोगों के पास रोटी कपड़ा मकान था और एम्प्लॉयमेंट थी, बट यूएसएसआर में लोगों पे फ्रीडम बिल्कुल भी नहीं था। ठीक है, लोग अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते थे, गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ बोल नहीं सकते थे। तो ये थी यूएसएसआर की शॉर्टकमिंग्स। ठीक है, ये यूनिक फीचर सोए दिनों में आपको यूएसएसआर की कमियां भी बतानी पड़ेगी और इन्हीं कमियों की वजह से यूएसएसआर खत्म हुआ था। तो कमियां क्या थी यूएसएसआर की? इनका सिस्टम बहुत ब्यूरोक्रेटिक था। जो पार्टी के लीडर्स थे वो बहुत ही ज़्यादा ना ऐसा रूल करते थे, सुनते नहीं थे किसी की, अपने अपनी चलाते थे, अथॉरिटेरियन थे, आम जनता की तो वो सुनाई नहीं करते थे। ठीक है, वो लैक ऑफ डेमोक्रेसी। अब भैया डेमोक्रेसी का ज़माना है, ठीक है, 1990s की बात आने वाला है, तो डेमोक्रेसी के लिए लोगों के मन में था भाई हमें हमारी फ्रीडम मिले, हमें राइट्स मिले, हम जो चाहे वो कर सके, वो बिल्कुल भी नहीं था। एब्सेंस ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच, वही जो मैंने आपको बताया। अब लोगों को जब कभी गुस्सा आता था, सपोज करो इनकी कंट्री की गवर्नमेंट ने कोई ऐसा लॉ पास कर दिया, लोगों को गुस्सा आ रहा है उस पर कि हम नहीं चाहते बने, तो ये सामने से जाके नहीं बोल सकते थे, तो ये कार्टून बना के गवर्नमेंट के खिलाफ अपनी नाराज़गी जताते थे। एक और चीज़ थी इनकी कि इनके जितने भी इंस्टीट्यूशन थे सब में करप्टेड पॉलिटिकल लीडर्स बैठे हुए थे और वो करप्शन कर रहे थे, उससे देश को बहुत नुकसान हो रहा था। ऑल इंस्टीट्यूशंस वर अनअकाउंटेबल, कोई इंस्टीट्यूट जवाब ही नहीं दे रहा है भाई, जो भी है बस ऐसी सरकारी काम जो इनका चलता था बिल्कुल अच्छे से नहीं चलता था, कोई पूछने वाला था ही नहीं। नेक्स्ट जो है सबसे बड़ी चीज़ थी कि ऑन पेपर तो ये 15 भाई इक्वल थे, 15 भाई इक्वल मतलब हर कंट्री इक्वल थी, ऐसा नहीं कोई बड़ा कोई छोटा, ऑन पेपर की बात है। बट अगर यूजुअली देखा जाता था तो रशिया सब कुछ डोमिनेट करता था, रशिया अपनी मनमानी करता रहता था, तो बाकी वालों को लगेगा ना यार ये मनमानी कर रहा है अपनी। यस एग्जैक्टली। और एक और चीज़ हुई थी यहाँ पे जिससे ये इनकी बहुत बड़ी शॉर्टकमिंग थी, वो ये थी कि इन्होंने ना जैसे पूरी 15 कंट्री है, इनमें अलग अलग कल्चर थे। अब हम इंडिया में ही देखेंगे तो हमारे कितने अलग अलग, गुजराती है, पंजाबी है, राजस्थानी, और सबको अपना कल्चर फॉलो करने की इजाज़त है। इन्होंने वहाँ पे क्या करा था कि एक बारी कुछ रिपब्लिक्स ने कहा था कि हमें अपने कल्चर अफेयर खुद संभालने हैं। ठीक है, जैसे कि कुछ ने कहा कि भाई हमें अपने कल्चर को ऐसे ऐसे फॉलो करना है, तो इनकी गवर्नमेंट ने वो फॉलो करने को भी मना कर दिया। तो लोगों को बहुत बुरा लगा कि भाई ये कैसी गवर्नमेंट है, हमारा कल्चर फॉलो करने दे रही है। तो ये कमियों की वजह से वो जो अच्छी चीज़ें भी थी ना वो भी आउटशाइन हो रही थी, ये कमियां बहुत ज़्यादा लोगों को खल रही थी सोवियत यूनियन में। ठीक है, तो विद दिस ये आपको समझ में आ गया सोवियत यूनियन के फीचर। पहले तारीफ़ें पढ़ी, मिलिट्री के इकोनॉमी कैसी थी, पॉलिटिकल सिस्टम क्या था, फिर थोड़ी सी बुराइयाँ पढ़ ली। अब हम करते हैं इसका थोड़ा सा कंपैरिजन यूएसए से, क्योंकि मैं कह रही हूँ यूएसए के टक्कर की थी, तो यूएसए वर्सेस सोवियत यूनियन करते हैं। तो अगर मिलिट्री की बात करें तो यूएसए और सोवियत यूनियन आपस में बिल्कुल टक्कर की थी, कोई एक दूसरे से आगे नहीं था। सोवियत यूनियन यूएसए के मुकाबले की मिलिट्री कर लेता था, बट वो मिलिट्री को उसके मुकाबले पहुँचाने के लिए इन्हें काफ़ी नुकसान भी सहना पड़ता था। सोवियत यूनियन जो है बहुत पीछे था, यानी कि आप मान लो कि इसके नंबर कम थे यूएसए से, किसमें, टेक्नोलॉजी में। यूएसए की टेक्नोलॉजी इतनी हाई थी उस ज़माने में भी, एग्रीकल्चर बढ़िया तरीके से चल रहा, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें चल रही है। सोवियत यूनियन बहुत प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी पे चल रहा था, बहुत पिछड़े हुए थे ये, और वो बहुत ज़्यादा आगे चल रहे थे। नेक्स्ट चीज़ क्या होता है गाइस, सोवियत की जो इकोनॉमी है, जो सोवियत यूनियन की इकोनॉमी में बहुत बेहतरीन है। 1970s ख़त्म होते होते यानी कि 1980 आते आते ये जो है इनकी इकोनॉमी भी ख़राब होने लगती है। ख़राब होने का रीज़न क्या था, ये मिलिट्री पे बहुत ज़्यादा खर्चा करते थे। अब आप सोचो कि मैंने वो जो रूम में आपको बंद करा था, फ्रीडम भी नहीं था वहाँ पे, मैंने धीरे धीरे वाईफाई वापस ले लिया, भाई इकोनॉमी ख़राब चल रही है, इतना पैसा नहीं आया, टीवी भी निकाल लिया, तो सोचो क्या होगा। लोगों का भी फिर यही हाल हुआ, जब बेसिक नेसेसिटीज़ वगैरह तो मिलती थी, बट जैसे इकोनॉमी डगमगानी शुरू हो गई तो भाई सोवियत यूनियन तो बिल्कुल ही टूट गया। तो ये आपको अब समझ में आ गया है कि क्या चक्कर चला था सोवियत यूनियन में। और सोवियत यूनियन की इकोनॉमी अगर आप सोचो क्यों डगमगाई थी, क्यों ख़राब हुई थी, तो उसका मेन रीज़न था जो इनका मिलिट्री वॉर पर बहुत खर्चा होता था। इन्होंने 1979 में अफगानिस्तान में घुस के वहाँ पर वॉर शुरू करा था। ठीक है, तो भाई वहाँ उस वॉर में इतना खर्च हुआ कि इनकी अपनी इकोनॉमी ख़राब हो गई और धीरे धीरे सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हो गया। तो विद दिस ये वाला टॉपिक खत्म। अब आते हैं सेकंड टॉपिक पे, गॉर्बेचोव एंड द डिसइंटीग्रेशन। अब आप जानोगे कि कैसे यूएसएसआर, ये 15 भाई अलग हो जाते हैं। एक बार फिर से देख लो यूएसएसआर का मैप कि कौन कौन सी कंट्रीज थी यूएसएसआर की मेंबर। ठीक है, ये देख सकते हो आप, रशिया, एस्टोनिया, लिथुआनिया, यूक्रेन, बेलारस, ये 1 2 3 4 5 6। अगर आप मैप पे देखोगे
ये जो कंट्रीज यूरोपियन पार्ट में थी, ये सब सोवियत यूनियन के से ये यूरोपियन पार्ट में थी, और ये इनको सेंट्रल एशियन रिपब्लिक बोला जाता था। कौन कौन से को, ये देखो, आर्मेनिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, ये देखो ये रही 11, 12, 13, 14, 15, इनको बोला जाता था सेंट्रल एशियन वाली, ठीक है। तो ये पूरा यूएसएसआर था। अब देखते हैं कि क्यों यूएसएसआर फाइनली डिसइंटीग्रेट मतलब टूट जाता है। तो ये है मिखाइल गोर्बाचोव, फोटो आप देख सकते हो। इनको कहा जाता है कि इनकी वजह से कहीं ना कहीं सोवियत यूनियन टूट गया था। चक्कर क्या था, चलो समझते हैं। मिखाइल गोर्बाचोव जनरल सेक्रेटरी बनते हैं सोवियत यूनियन की कम्युनिस्ट पार्टी, यानी कि वहाँ के प्रेसिडेंट बन जाते हैं। कब? 1985 में। और ये जैसे प्रेसिडेंट बनते हैं, ये बाकी पॉलिटिकल लीडर्स के जैसे करप्टेड की जो गाड़ी चल रही है चलते रहने, नहीं, ये काफ़ी समझदार थे। इन्हें समझ में आ गया था कि अमेरिका इनसे बहुत आगे है, वेस्टर्न वर्ल्ड बहुत आगे है, टेक्नोलॉजी मानो बाकी चीज़ों में, और हम अपना बहुत टाइम और पैसा बर्बाद कर रहे हैं वॉर पे। तो हमें भी अब टेक्नोलॉजी वगैरह लेकर आनी चाहिए, हमें भी रिफॉर्म्स, बदलाव की ज़रूरत है, हमें भी डेमोक्रेसी अपनी कंट्री में लानी चाहिए। क्योंकि उन्हें पता था कि अगर डेमोक्रेसी नहीं लाई गई, अगर लोगों को फ्रीडम नहीं दिया गया, तो लोग जो है सोवियत यूनियन से अलग होंगे ही होंगे। तो इनको ना फ्यूचर पता था, तो इन्होंने कोशिश करी खुद से रिफॉर्म लाने की। तो आप सोचोगे ना भाई रिफॉर्म लाने की कोशिश तब क्यों टूट गए, तो अभी आप समझोगे, ठीक है। तो रिफॉर्म्स वर नेसेसरी टू कीप यूएसएसआर अपडेटेड। इन्होंने सोचा भाई, इनके यहाँ पे ना यूएसएसआर के लोगों को ये बताया जाता था, भाई आप बहुत अच्छे रह रहे हो, तुम्हारी ज़िंदगी बहुत अच्छी है, वहाँ वेस्टर्न वर्ल्ड के लोगों की ज़िंदगी अच्छी नहीं है। उनको यही बताया जाता तुम बहुत बढ़िया रह रहे हो, वो तुम्हारे से बेकार है। बट एक्चुअली में ऐसा नहीं था। वहाँ पे लोगों पे ज़्यादा फ्रीडम थे, ज़्यादा राइट्स थे, प्राइवेट प्रॉपर्टी थी, दे वर अर्निंग अ बेटर लिविंग, वो लोग जी रहे थे। तो गोर्बाचोव चाहते थे कि भाई यूएसए से जो लड़ाई है वो ख़त्म हो जाए और लोगों को जो है सच्चाई पता चले, और जो है ये सब कुछ हमारा कोल्ड वॉर वगैरह ख़त्म हो जाए। तो इसलिए इन्होंने क्या करा, गोर्बाचोव ने इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रिफॉर्म करे अपनी कंट्री में। ये देखो यहाँ लिखा है। और 2 रिफॉर्म्स मतलब होता है बदलाव, ये लेकर आते हैं 1985 के बाद। ये 2 बदलाव लाते हैं। एक का नाम रशियन नेम बताऊं तो एक का नाम है पेट्रोस्की, दूसरा है गैलेनोस्ट। एक का मतलब है ओपननेस, दूसरा का मतलब है रीस्ट्रक्चरिंग। ओपन करना सोसाइटी को, यानी कि जो है गवर्नमेंट आंसर करे लोगों को, और रीस्ट्रक्चर मतलब कि गवर्नमेंट के जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें बदलाव है, करप्शन वगैरह हटाया जाए। ऐसा इन्होंने करने की कोशिश करी। तो आप सोचोगे क्या बढ़िया कदम था इनका, कि इन्होंने चाहा कि इनका देश थोड़ा बदले, भूल जाए बाकी पुरानी बातों को और नए टाइप की सिस्टम लेकर आए, डेमोक्रेसी लाए। इनफैक्ट ये वो इंसान थे जिन्होंने सोवियत यूनियन में डेमोक्रेसी लाया। अब डेमोक्रेसी कैसे लाए थे ये, इन्होंने मल्टी पार्टी सिस्टम लेकर नहीं आए थे। इन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी में ही ना अलाउ करा कि अच्छे तरीके से इलेक्शन होंगे, बहुत सारे लीडर्स को इलेक्ट, मतलब पार्टी एक ही होगी बट अलग अलग जगहों से लीडर्स इलेक्ट होके इलेक्शन में खड़े होते हैं, और जिनको जनता पसंद करती थी उनको जनता ने जितवा दिया था। तो इनके एरा में, मतलब कि जब ये प्रेसिडेंट बने 1985 में, ये रिफॉर्म्स लाए, उन्होंने थोड़ी बहुत डेमोक्रेसी भी लेकर आए। अब जब जो है गोर्बाचोव ये रिफॉर्म्स लाया, और जब गोर्बाचोव ने लोगों को बताया कि वेस्टर्न वर्ल्ड यानी कि अमेरिका के लोग इनसे ज़्यादा बढ़िया तरीके से रह रहे हैं, तो लोगों को बड़ा शौक लगा। क्योंकि लोगों को ना ज़िंदगी भर से ये बताया जाता कि हम ज़्यादा बढ़िया हैं, कम्युनिज्म वाले बढ़िया हैं, और जब लोगों को पता चला नहीं वो बढ़िया, तो वो एक शौक की तरह इनके आगे लोगों को लगा था। सेम हैपेंड इन बर्लिन में। तो ईस्ट बर्लिन की दीवार से ऊपर चढ़ के उन्होंने देख लिया वेस्ट वाले ज़्यादा खुश है, तो उन्होंने दीवार तोड़ दी। अब इनके यहाँ भी ऐसा ही हुआ, जब लोगों को पता चला कि भैया जो है वहाँ वाले ज़्यादा बेटर रह रहे हैं वेस्टर्न वर्ल्ड वाले, तो उन्होंने विद्रोह करना शुरू कर दिया अपनी गवर्नमेंट के। उन्होंने कहा भाई हमें तो पूरी फ्रीडम चाहिए, ये छोटा मोटे फ्रीडम से कुछ नहीं होगा जो गोर्बाचोव चाह रहे हैं, हमें तो जल्दी जल्दी बहुत सारा फ्रीडम दो। और उधर जब लोग फ्रीडम मांग रहे थे, तो जो कम्युनिस्ट पार्टी के हार्ड लाइनर्स थे, हार्ड लाइनर मतलब वो कम्युनिस्ट पार्टी के बड़े बड़े लीडर्स, नेता लोग, जिनकी पार्टी चल रही थी 70 साल हो गए थे उन्हें रूल करते हुए, और करप्शन हो रहा है अपने वो वजह से, और जब उनके हाथ से पावर छिन रही थी, उनकी गद्दी छिन रही थी, तो उन्हें बड़ा गुस्सा आता है। और कम्युनिस्ट पार्टी के जो हार्ड लाइनर्स थे वो क्या करते हैं, 1991 में, 85 तक के बाद रिफॉर्म्स आते हैं, चेंजेस आते हैं, और 1991 में कम्युनिस्ट पार्टी के हार्ड लाइनर्स मिलिट्री को कहते हैं कि आप कूप कर दो। कूप मतलब होता है तख्ता पलट, यानी कि तख्ता पलट हो जाएगा, मिलिट्री सारी पावर अपने हाथ में ले लेती है। तो 1991 में सोवियत यूनियन में होता है कूप। गोर्बाचोव को हटा दिया जाता है प्रेसिडेंट की पोस्ट, और मिलिट्री आके सारा रूल करने से, जैसे कई बार हमने सुना है पाकिस्तान में हुआ है मिलिट्री रूल, वैसे ही यहाँ पे हो जाता है कूप। मिलिट्री आती है, प्रेसिडेंट को हटा दिया गोर्बाचोव को, और सब कुछ अपने हाथ में ले लिया, पूरी गवर्नमेंट जो सोवियत यूनियन की खुद चलाने लगे मिलिट्री। और किसके कहने पे करी थी, वो कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर्स के। अब उन्होंने क्या करा, जब वापस से मिलिट्री आ गई तो वो ओल्ड स्टाइल रूल करने लगे, वही पुराने जमाने का, लोगों से सारा फ्रीडम जो मिला था वापस करो, फ्रीडम, कोई फ्रीडम नहीं मिलेगा तुम्हें, जैसे रह रहे हो वैसे ही रहते रहो। अब लोग
कहते हैं कि जब एक बार फ्रीडम चख लिया जाए लोग कभी वापस उस वाले तरीक़ों में नहीं रहेंगे। तो भाई देखो यहाँ लिखा है ना, पीपल टेस्टेड फ्रीडम वंस। अब उन्हें ओल्ड स्टाइल रूल में नहीं रहना था तो लोगों ने करा विद्रोह। अब वहाँ के लोगों के पास, सोवियत यूनियन के लोगों के पास एक अपना लीडर था, लोकल लीडर थे जो इलेक्शन भी जीते थे। कहाँ से? रशिया से। उनका नाम था येल्सिन। येल्सिन के साथ मिलके लोगों ने प्रोटेस्ट करा और लोगों ने कहा भाई हमें नहीं रहना, अगर आपको सोवियत यूनियन कम्युनिज्म से चलाना है, हमें तो सोवियत यूनियन में ही नहीं रहना। इन्होंने बहुत ज़्यादा जो है विद्रोह करा। एंड फाइनली दिसंबर 1991 में, कब? दिसंबर 1991 में। कूप कब हुआ? दिसंबर से पहले ही हुआ होगा ना, 1991 में हुआ है, कुछ महीने पहले हुआ होगा। दिसंबर 1991 में जो सोवियत यूनियन की 3 बड़ी कंट्रीज़ की, मतलब पूरे में से 3 बड़े रिपब्लिक्स कहते हैं उनको, 3 भाइयों ने, मतलब फैमिली के 3 भाइयों ने कहा हमें नहीं रहना इस परिवार में, हमें सोवियत यूनियन में नहीं रहना। कब? दिसंबर 1991 में। इन येल्सिन की लीडरशिप में सोवियत यूनियन के 3 मेजर रिपब्लिक्स, रशिया, यूक्रेन और बेलारस, इन्होंने क्या कहा? दैट सोवियत यूनियन इज़ डिसबैंडेड, यानी कि हम सोवियत यूनियन को ख़त्म कर रहे हैं। 1917 में जो अग्रीमेंट साइन करके इन्होंने अपना बड़ा परिवार बनाया था, अब वापस मिलिट्री रूल जब लगा, ओल्ड स्टाइल रूल हुआ, तो येल्सिन की लीडरशिप में ये आए और इन्होंने कहा सोवियत यूनियन ख़त्म, टूट गया सोवियत यूनियन। कब? 1991 में। अब क्या है? रशिया ने कहा मैं अलग देश हूँ, मेरी कंट्री का नाम रशिया। यूक्रेन ने कहा मैं अलग देश हूँ, मेरी कंट्री का नाम यूक्रेन। ऐसे ही जो है इन तीनों ने तो डिसइंटीग्रेशन डिक्लेयर कर दिया। अब बाकी भाई जिनको कुछ अता पता ही नहीं था तो वो बड़े हैरान, जैसे कि सेंट्रल एशियन रिपब्लिक, मैंने आपको बताया था ना सेंट्रल एशियन रिपब्लिक को, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान वाली, भाई वो बड़े हैरान, उन्हें तो इंडिपेंडेंट चाहिए ही नहीं था, उन्हें तो फैमिली में रहना था, उन्हें अलग नहीं होता। वो बड़े परेशान हुए भाई क्या करें हम। एंड जो है बहुत ज़्यादा अजीब सा रिजल्ट हुआ फिर इसका। इनफैक्ट पूरी की पूरी जो बाकी रिपब्लिक्स थी, देखो उन्हें तो सरप्राइज़ हो गया, भाई ये क्या हुआ, अच्छा खासा हमारे परिवार था, ख़त्म हो गया। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये अपना एक ग्रुप बना लेते हैं कि ऐसा नहीं ना कि भाई फैमिली टूट गई तो ऐसे एकदम से बातचीत करनी बंद कर, नहीं, कि अभी भी हम एक दूसरे से बातचीत करेंगे। बातचीत करने के लिए अपना ग्रुप बनाते हैं CIS। CIS की फुल फॉर्म होती है कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट। सारी कंट्रियाँ इसके मेंबर बनती है, ज़्यादातर रशिया भी होता है कि चलो अब ये रिश्ते नाता कुछ तो रखेंगे एक दूसरे से। तो ये सोवियत यूनियन ख़त्म हो जाता है, सब अलग अलग कंट्री बन जाती है और ये एक CIS खुद के लिए बना लेते हैं। अब जब इतना पैसा जो सोवियत यूनियन के पास था उसका क्या होगा? परिवार है तो भाई जायदाद किसके पास जाएगी? तो भाई जितनी भी जायदाद थी, इनकी जायदाद में आते थे बड़े बड़े न्यूक्लियर वेपन, जिससे अमेरिका इतना डरता था। ठीक है, जितने भी न्यूक्लियर वेपन थे सारे के सारे मिलते रशिया को। तो आप इमेजिन करो भैया, सारे रशिया को दे दिए, एक भी दूसरे भाई को नहीं दिए, एक भी दूसरे कंट्री को नहीं दिए, सारे आ जाते हैं रशिया के पास। रशिया को सारी जो है इंपॉर्टेंट चीज़ें मिल जाती हैं और रशिया को UN के सिक्योरिटी काउंसिल की सीट भी मिल जाती है। आज के समय पे UN सिक्योरिटी काउंसिल के 5 मेंबर हैं, उनमें से एक रशिया भी है। पहले सोवियत यूनियन होता था, जब सोवियत यूनियन ख़त्म हुआ तो रशिया को वो मिला। सोवियत यूनियन का वारिस किसको माना गया? रशिया को। सब कुछ किसको मिला? रशिया को मिला था। और जो है इस तरीके से ओल्ड सोवियत यूनियन डेड हो गया, बरी, मतलब कि मिनटों में पता ही नहीं चला कि कब जो है सोवियत यूनियन ख़त्म हो गया। ठीक है, तो विद दिस आपका ये टॉपिक कंप्लीट। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब यहाँ आपको डिटेल में बताया जाएगा व्हाई डिड द सोवियत यूनियन अब आप कहोगे गोर्बाचोव रिफॉर्म लाए और अजीब और गरीब सी सिचुएशन हो गई और सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हो गया। नहीं, और भी कुछ रीज़न थे जिसकी वजह से सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हुआ। देयर आर टोटल 4 रीज़न। तो वो 4 रीज़न बताती हूँ, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा 6 नंबर में, बोर्ड एग्जाम का वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है ये। तो 4 रीज़न है जिसकी वजह से सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हुआ था, तो वो पढ़ते हैं। पहला रीज़न है इकोनॉमिक वीकनेस। सोवियत यूनियन में बहुत इकोनॉमी जो है ना धीरे धीरे ख़राब होने लग गई थी, तो वही फैसिलिटी मिल रही है वो भी वापस ले ली जाए तो लोग क्यों रहेंगे। सोवियत यूनियन की इकोनॉमी स्टैग्नेट हो रही थी, कंज्यूमर गुड्स की शॉर्टेज हो रही है ना, बहुत वॉर पे खर्चा करते थे, जो लोगों को मिलिट्री में भेज दिया, मिलिट्री पे खर्चा करते थे, इंडस्ट्री पे ज़्यादा नहीं करते थे। तो उस कंज्यूमर गुड क्या होते हैं? रोज़मर्रा का टूथपेस्ट, चावल, आटा, धनिया, ये हो गया। और जैसे बच्चों के पेंसिल, पेपर, शार्पनर, ठीक है, रेडियो, ये कंज्यूमर गुड जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, इस सब की शॉर्टेज होने लगती है। कहाँ इतनी बढ़िया इंडस्ट्री थी, शॉर्टेज होनी शुरू हो जाती है धीरे धीरे। ठीक है, सोवियत की जितनी भी इकोनॉमी थी ज़्यादातर वो किस पे यूज़ करते थे? ज़्यादातर न्यूक्लियर वेपन्स बनाने पे और मिलिट्री पे। अब भैया सब लोगों पे खर्चा नहीं करोगे और जो है ये वेपन्स पे करोगे तो यही हाल होगा ना। नेक्स्ट, इन्होंने बहुत सारी सैटेलाइट स्टेट्स बना रखी थी ईस्ट यूरोप में। सैटेलाइट स्टेट मतलब अपने जो चेले चपाटे रख रखे थे ना गैंग के, उनको बहुत
बहुत पैसा देना पड़ता था इन्हें कि भाई तुम्हारे गैंग में रहो, पैसा देते थे उनको अपने गैंग में रखने के लिए, तो उसका काफ़ी नुकसान हुआ। इनके ऊपर बहुत ह्यूज इकोनॉमिक बर्डन पड़ रहा था ये सब करने का, न्यूक्लियर वेपन बनाने का एंड ऑल दैट। और ऑर्डिनरी सिटीजन्स को अब सच्ची में पता चल रहा था कि वहाँ वेस्टर्न वर्ल्ड में कितनी एडवांसमेंट हो रही है, और वो काफ़ी शौक में थे। उन्हें लगा भाई अब तो हमारे पे पैसा भी नहीं है, हमें तो इकोनॉमी भी अच्छी नहीं मिल रही है। फिर पॉलिटिकल वीकनेस की बात करें तो 70 सालों से कम्युनिस्ट पार्टी रूल कर रही थी, वो एक करप्शन स्टैग्नेट रूल था, लोग परेशान हो चुके थे। ऑर्डिनरी पीपल बहुत हेल्पलेस फील करते थे, भाई कोई नाराज़गी है तो जता नहीं सकते हैं, सीधा जेल में डाल दिया जाएगा। कोई डेमोक्रेसी नहीं, कोई फ्रीडम नहीं था। पार्टी के जो ब्यूरोक्रेट्स थे उनके बहुत मज़े थे, वो पार्टी में रहते थे, आम जनता को सारी प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ती थी। पीपल डिड नॉट आइडेंटिफाइड विद द सिस्टम एंड रूलर, यानी कि लोग अपने रूलर को, ये उनका लीडर है, जैसे वी हैव अ प्राइम मिनिस्टर, वी कनेक्ट विद देम, हम अपने लीडर से कनेक्ट करते हैं, हमें पता है हमारी कोई प्रॉब्लम होगी तो वो सॉल्व करेंगे, कोशिश करेंगे। यहाँ उन्हें पता था कोई आवाज़ लगाने का फ़ायदा है नहीं, कोई उनको जवाब नहीं देगा, तो इसलिए लोग परेशान थे। तो दो आपको रीज़न पता चल गया सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट होने की, एक इकोनॉमिक वीकनेस थी, सारा खर्चा मिलिट्री पे होता था, दूसरी पॉलिटिकल वीकनेस, करप्शन फैला हुआ था, किसी की नहीं सुनी जाती थी, तो इसलिए। थर्ड रीज़न गोर्बाचोव के रिफॉर्म्स भी है। अब गोर्बाचोव के रिफॉर्म्स की वजह से डिसइंटीग्रेशन क्यों हुआ ये सोचो, भाई गोर्बाचोव तो भला कर रहे थे ना, डेमोक्रेसी ला रहे थे, रिफॉर्म्स ला रहे थे, तो इसलिए उनको जो है उनका जो है गलत हुआ। क्योंकि देखो कुछ लोग कहते थे कि जो गोर्बाचोव रिफॉर्म्स लाए हैं वो बहुत ज़्यादा ना धीरे धीरे लाए हैं, ही शुड हैव मूव मच फास्टर। आम जनता कह रही थी कि जल्दी जल्दी रिफॉर्म लाओ, जल्दी लाओ डेमोक्रेसी, हमें और फ्रीडम दो, हमें और चेंजेस दो, वो कहते थे जल्दी करो। और वहीं पे जो कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर्स थे वो कहते थे कि भाई गोर्बाचोव बहुत जल्दी कर रहा है, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे रिफॉर्म करे, ऐसा थोड़ी सारी पावर एकदम से हमारे हाथ से खींच लेगा। तो ये जल्दी और धीरे के चक्कर में गोर्बाचोव को दोनों साइड से सपोर्ट खत्म हो जाता है, और फिर जब मिलिट्री आके गोर्बाचोव को हटाती है तो कोई कुछ कहता नहीं, और डिसइंटीग्रेशन का प्रोसेस फास्ट हो जाता है। अब जो फोर्थ रीज़न है वो क्या है, वो बहुत अलग सा रीज़न है। लोग कहते हैं एक बड़ा रीज़न ये भी है सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेट होने का, क्या, राइज ऑफ नेशनलिज्म। नेशनलिज्म मतलब होता है अपना देश बनाने की फीलिंग, अपने देश से प्रेम। तो क्या होने लग गया था, पहले तो ये सब फैमिली थे ना, एक सोवियत यूनियन, ऐसा नहीं कहता था कोई कि मैं रशिया, नहीं कहते थे हम सोवियत यूनियन, ऐसा नहीं कहता था कोई मैं यूक्रेन हूँ, मैं बेलारस हूँ, नहीं, सब कहते भाई हम सोवियत यूनियन है, अपने अपने नाम नहीं लेते थे। धीरे धीरे यहाँ के लोगों में नेशनलिज्म की फीलिंग आई, इनके मन में ये हुआ हम अपने अलग देश बना लेते हैं, ये इकट्ठे होकर नहीं रहना, इसको कहा उन्होंने नेशनलिज्म की फीलिंग। और ये नेशनलिज्म की फीलिंग सबसे ज़्यादा कहाँ आई थी, रशिया में, बाल्टिक रिपब्लिक में। बाल्टिक रिपब्लिक में 3 कंट्रीज आती है, इस्टोनिया, लिथाविया, लिथुनिया, यूक्रेन में और जॉर्जिया में। तो टोटल अगर आप करोगे तो ये 1 2 3 4 5 6, ये 6 जो भाई थे इनमें आई अपनी नेशनलिज्म की फीलिंग कि भैया हम अपना अलग कंट्री बनाते हैं, या इनको आया कि भैया ये इकट्ठे जॉइंट फैमिली में अपनी अपनी न्यूक्लियर बनाएंगे हम। तो इन चारों के मन में जब ये आया कि हमें अलग होना है, तो सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हो गया। एंड इस चीज़ को ही बोला जाता है फाइनल और मोस्ट इमीडिएट कॉज ऑफ डिसइंटीग्रेशन। एग्जाम 1 मार्कर 2 मार्कर किसी में भी आ सकता है, व्हाट वाज द इमीडिएट कॉज ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन। तब तुम्हें मेरी याद आएगी कि मैंने बताया था तुम्हें कि जब राइज ऑफ नेशनलिज्म होता है, नेशनलिज्म इन यूरोप पढ़ा था ना 10th में, वही नेशनलिज्म, जब अपना देश बनाने की, अपने देश की तरफ प्यार बढ़ता है, अलग होने का मन करता है, किसका, रशिया, यूक्रेन, बाल्टिक रिपब्लिक और जॉर्जिया का, तो उसको माना गया इमीडिएट कॉज ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। तो ये 4 कॉज थे जिसकी वजह से यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो जाता है। अब आगे आपको बुक में बता रखा है कि कुछ लोग कहते हैं दैट गोर्बाचोव अगर रिफॉर्म्स नहीं भी लाया होता तो भी सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हो जाता। क्यों, इस रीज़न की वजह से, ये राइज ऑफ नेशनलिज्म, क्योंकि लोगों के मन में अब अपना नेशन बनाने की चाहत आई गई थी, इसलिए गोर्बाचोव को इतना जिम्मेवार नहीं भी कह सकते हम, नहीं भी आते ना रिफॉर्म तो भी ये अलग हो जाते। और पहले ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर, जब बहुत ज़्यादा कोल्ड वॉर चल रहा था, तो लोगों को ये लगता था कि ये जो सेंट्रल एशिया वाले भाई हैं ना, इनके ये अज़रबैजान, कज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ये चाहेंगे अलग होना, बट एक्चुअली में इससे उल्टा होता है। जो यूरोपियन वाले थे, रशिया, इस्टोनिया, लताविया, ये कहते हैं हमें अलग हो रहा है। लोग तो इन पर शक करते थे कि ये कहेंगे अलग करो सोवियत यूनियन से हमें, बट एक्चुअली में ये कहते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे आपकी बुक में बता रखी है कि एक्चुअली में लोग सोचते थे वो कहेंगे सेंट्रल एशियन वाले, बट ऐसा नहीं होता है। इनफैक्ट जो यूरोपियन स्टेट्स थी वो कहते हैं। अब यूरोपियन साइड वाले क्यों कहते हैं, ये यूरोप के आसपास में ही तो है, ये यूक्रेन आजकल भी इतना वॉर चल रहा है,
तो ये इसलिए कहते हैं, ये खुद को ना बहुत एडवांस समझते थे, यूरोपियन पार्ट वाले कहते थे कि भाई हम तो बड़े ताकतवर हैं और ये जो सेंट्रल एशियन वाले हैं ये तो गरीब हैं, हम इनको अपनी फैमिली में रखने के लिए, हम इनको अपने साथ रखने के लिए अपना खर्चा क्यों करें, हमें अलग होना है, ठीक है। तो इसकी वजह से जो है सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हो जाता है। तो 4 रीज़न समझ में आ गए, इकोनॉमिक वीकनेस, पॉलिटिकल वीकनेस, गोर्बाचोव के रिफॉर्म, नेशनलिज्म की फीलिंग, 4 रीज़न सही है, आप इसको एलैबोरेट कर लेंगे, ठीक है। अब हुआ कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिसइंटीग्रेशन, नेक्स्ट टॉपिक। डिसइंटीग्रेशन होने के बाद क्या रिजल्ट हुआ, तो इसको पढ़ते हैं, 4 रिजल्ट है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ये शॉर्ट में। चलो अब पढ़ते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। पढ़ लिया डिसइंटीग्रेशन कैसे हुआ, क्या रीजन थे, अब देखेंगे डिसइंटीग्रेशन के कॉन्सिक्वेंसेज, रिजल्ट क्या हुआ था डिसइंटीग्रेशन होने का इस पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। तो सबसे पहला रिजल्ट क्या हुआ भैया, एंड ऑफ कोल्ड वॉर हो गया, क्योंकि बाइपोलैरिटी के समय पे क्या था, एक यूएसए सुपर पावर, दूसरी यूएसएसआर थी और इनके बीच में चल रहा था कोल्ड वॉर। जब यूएसएसआर ही खत्म हो गया तो भैया कोल्ड वॉर भी खत्म, आर्म्स रेस और आइडियोलॉजी का डिस्प्यूट खत्म। ये लोग क्या करते थे, मैं न्यूक्लियर बनाऊंगा, मैं न्यूक्लियर बनाऊंगा, ऐसी लड़ाई करते थे, आइडियोलॉजी के लिए गैंग बनाते थे, ये कहते थे मेरी कम्युनिज्म बेटर, यूएसएसआर वाले, अमेरिका कहता था मेरी कैपिटलिज्म बेटर। अब आइडियोलॉजी का डिस्प्यूट खत्म, पूरे वर्ल्ड को समझ में आ गया कम्युनिज्म हार गई और कैपिटलिज्म जीत गई, ठीक है। दूसरा क्या हुआ, पावर रिलेशंस चेंज। पावर रिलेशन चेंज मतलब क्या हुआ, दैट जैसे कोल्ड वॉर एंड हुआ तो हमारे सामने 2 रिजल्ट आए, ठीक है, 2 पॉसिबिलिटी आई, यानी कि दो रास्ते थे कि हमारा वर्ल्ड अब 2 तरीकों से चलेगा। पहले क्या था, बाइपोलर वर्ल्ड था, 2 सुपर पावर थी, एक यूएसए एक यूएसएसआर। अब यूएसएसआर जब चला गया तो 2 आउटकम्स थे हमारे पास, कुछ भी हो सकता था। पहला ये होता कि यूनिपोलर वर्ल्ड बन जाता। यूनिपोलर वर्ल्ड मतलब ऐसा वर्ल्ड जहाँ पे सिर्फ अमेरिका सबसे पावरफुल कंट्री रहेगी और अमेरिका की दादागिरी चलेगी पूरी दुनिया पे, क्योंकि यही एक सबसे पावरफुल कंट्री बची है। या तो ये होता, ठीक है, सबसे ज़्यादा पावर होती है अमेरिका पे, या दूसरा आउटकम ये हो सकता था कि एक मल्टीपोलर वर्ल्ड बन जाए। मल्टीपोलर वर्ल्ड मतलब कि और भी बहुत सारी कंट्री पावरफुल हो जाएंगी, जैसे कि यूएसए के साथ इंडिया पावरफुल हो गया, रशिया भी पावरफुल हो गया, इजराइल पावरफुल हो गया, चाइना पावरफुल हो गया। तो यानी कि पावर सिर्फ एक कंट्री पे नहीं है, सबसे ताकतवर कंट्री एक नहीं है, बहुत सारी ताकतवर कंट्री है। मल्टीपोलर वर्ल्ड बन जाएगा। तो लोग सोचते थे क्या होगा, यूनिपोलर वर्ल्ड बनेगा, मल्टीपोलर। यूनिपोलर मतलब एक ताकतवर कंट्री, मल्टीपोलर मतलब बहुत ताकतवर कंट्री, और बाइपोलर मतलब 2 ताकतवर कंट्री। बाइपोलैरिटी तो अब खत्म हो गई थी। रिजल्ट क्या होता है, यूएसए बिकेम सोल पावर, और सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेट होने का रिजल्ट होता है कि हमारा वर्ल्ड एक यूनिपोलर वर्ल्ड बन गया था। अमेरिका अपनी मनमानी करना शुरू कर देता है, सोवियत यूनियन के हटते ही अमेरिका पे बहुत पावर आ जाती है। 2 इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट, वर्ल्ड बैंक सुना होगा आपने, इसके बारे में बहुत लोग जाते हैं यहाँ से चंदा लेने, ठीक है, बहुत सारी कंट्रीज। तो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ, ये 2 बहुत बड़े बड़े इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, इनका बहुत ना सोसाइटी में, इकोनॉमी पे, पूरे वर्ल्ड की इनका होल्ड रहने लग गया। इनफैक्ट ये 15 कंट्रियाँ जब अलग हुई सोवियत यूनियन से, तो ये वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ यहाँ पहुँचता है और इनको कैपिटलिज्म में ट्रांसफ़र करता है। क्यों, क्योंकि इन्होंने कम्युनिज्म छोड़ा था ना, तो कैपिटलिज्म में लाने का जो सारा जिम्मा था वो भी इनको मिला, तो ये बहुत स्ट्रांग हो गए थे। पॉलिटिकली अगर हम बात करें, पावर रिलेशन चेंज हुआ तो क्या हुआ, पूरी दुनिया में साबित हो गया था कि लिबरल डेमोक्रेसी हमारी कंट्री में दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। तो पूरे वर्ल्ड में साबित हो गया था कि डेमोक्रेसी सबसे बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। अब हर देश पसंद करता था कि उनके यहाँ वो लिबरल डेमोक्रेसी। तो ये थे रिजल्ट। कोल्ड वॉर एंड हुआ तो यूनिपोलर वर्ल्ड शुरू हुआ, अमेरिका की दादागिरी चली, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन आए और डेमोक्रेसी वाज द बेस्ट, ये लोगों को समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ क्या हुई, मेनी न्यू कंट्रीज ऑन द वर्ल्ड मैप। अब ये 15 पहले इकट्ठे थे, खुद को यूएसएसआर कहते थे, अब 15 के नए नए नाम आ गए, 15 के नए नए प्रॉब्लम्स आ गई, 15 की नई नई फ्रेंडशिप आ गई, ये चेंजेस इनके यहाँ पे आ गए थे। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, वो है शॉक थेरेपी। अब ऐसा नाम इस टॉपिक का क्यों है, क्योंकि ऐसा ही कुछ होने वाला है। देखो गाइस, इन्होंने क्या करा था, इन कंट्रीज़ ने, इन्होंने कहा कि भाई हमें यूएसएसआर के साथ नहीं रहना है, और यूएसएसआर के साथ रहने का मतलब था इनका कि अब हमें कम्युनिज्म को फॉलो नहीं करना है। ये है कम्युनिज्म, डेफिनेशन देख लो, बहुत आसान सी है यहाँ पे, कि प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी, सब गवर्नमेंट का होगा, ठीक है। और इन्होंने कहा हम कम्युनिज्म से जाएंगे कैपिटलिज्म से। अब जो ये मूव करना था इन्हें, ट्रांजिशन, आज का बहुत ट्रेंड चल रहा है ना, ट्रांजिशन वी नीड इन अ लाइफ, तो इनको ट्रांजिशन नीड कौन सा था इनकी लाइफ में, कम्युनिज्म से कैपिटलिज्म में जाने का। और ये जो ट्रांजिशन था कम्युनिज्म से कैपिटलिज्म का, ये आसान हलवा नहीं था कि बनाओ और खा जाओ, नहीं, ये काफ़ी खतरनाक और बहुत मुश्किल साबित हुआ इनके लिए, क्योंकि जब ये कैपिटलिज्म में जाते हैं, अभी तक तो गाइस गवर्नमेंट
कुछ भी कहो, रोटी कपड़ा मकान तो प्रोवाइड कर ही रही थी ना, गरीबी नहीं थी इनके यहाँ, ठीक है, जॉब भी मिल रही थी लोगों को। अब जब ये सब प्राइवेट प्रॉपर्टी पे शिफ्ट होने वाले थे तो इनको तो समझ लो आपकी बहुत ही प्रॉब्लम इनके लिए खड़ी हो गई, इनको शॉक लगा, तभी इस टॉपिक का नाम किया शॉक थेरेपी। तो एग्जाम में क्वेश्चन है शॉक थेरेपी क्या है। तो जो ट्रांजिशन हुआ था कम्युनिज्म से कैपिटलिज्म की तरफ पोस्ट सोवियत स्टेट्स में, पोस्ट सोवियत स्टेट्स कहा जाता है इनको कि सोवियत यूनियन के बाद वाली कंट्रीज़ में, उसको बोला जाता है शॉक थेरेपी। और शॉक थेरेपी को शॉक थेरेपी क्यों कहा जाता है, क्योंकि उसके ये पर्टिकुलर फीचर्स थे, इतना कुछ खतरनाक करना था इन्हें, इसलिए इसे शॉक थेरेपी कहा जाता है। तो एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आएगा, भाई बताओ व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द शॉक थेरेपी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पे। तो फीचर्स क्या थे शॉक थेरेपी के। सबसे पहला शॉक थेरेपी का फीचर था टोटल शिफ्ट टू कैपिटलिस्टिक इकॉनमी। सारा कम्युनिज्म खत्म, गवर्नमेंट का जो चलाया हुआ राजपाट था खत्म, सब कुछ प्राइवेट प्रॉपर्टी वगैरह कैपिटलिज्म करना होगा। प्राइवेट ओनरशिप और डोमिनेट पैटर्न, यानी कि लोगों को अपने घर खरीदने होंगे, अपना फार्म खरीदना होगा, ये सब कुछ करना होगा, अपने अपने बिजनेस खुद करो, कोई गवर्नमेंट कुछ नहीं देगी। प्राइवेटाइजेशन ऑफ स्टेट एसेट्स एंड कॉर्पोरेट ओनरशिप, यानी कि जो स्टेट की बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ थी जो सब कुछ बनाती थी, गवर्नमेंट की इंडस्ट्री थी ना। अब हमारे यहाँ क्या है, गवर्नमेंट सेक्टर भी और प्राइवेट सेक्टर भी है। गवर्नमेंट सेक्टर को पब्लिक सेक्टर हम कहते हैं कि पब्लिक स्कूल्स भी है, यानी कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स है, और प्राइवेट भी है, जिसका मन हो वो प्राइवेट में पढ़ा है, जिसका मन हो वो गवर्नमेंट में पढ़ा है। इनके यहाँ क्या था, जो गवर्नमेंट वाले हैं वो सब हटा देंगे, तो भाई जो इंसान गरीब है वो क्या करे, वो कहाँ से प्राइवेट को अफोर्ड करेगा। तो लोगों की बहुत मुसीबत हो गई थी, ठीक है। कलेक्टिव फार्म टू प्राइवेट फार्म, इनके यहाँ पहले कलेक्टिव फार्म होते थे, गवर्नमेंट का फार्म है, सब काम कर रहे हैं, अनाज ले जाओ वहाँ से उठा के। अब भैया प्राइवेट फार्म, अब अपनी अपनी जिम्मेदारी, लोगों की खेत फसल नहीं उगेगी तो नुकसान, और कैसे आगे को डील करें इन्हें कुछ पता ही नहीं था, प्राइवेट फार्म कैसे संभाले। नो थर्ड वे ऑफ कंट्रोल्ड सोशलिज्म, इन्होंने ऐसा नहीं करा कि ऐसे धीरे धीरे करते, एकदम से ये नहीं करते कि इस प्राइवेट प्रॉपर्टी एकदम से कर दे, धीरे धीरे करना चाहिए था ना इन्हें, कि पहले कहा लोगों को घर बांट दिए, फिर फार्म बांटे, फिर इंडस्ट्री को चेंज करा, धीरे धीरे करना चाहिए था ना, तभी सब सही रहता। इन्होंने सब कुछ एकदम से कर दिया, तभी इन्हें लग गया शॉक। नेक्स्ट चीज़ इन्हें क्या करनी थी, अपने यहाँ फ्री ट्रेड रिजाइम लानी थी और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अलाउ करनी थी, यानी कि इन्हें बाहर की कंट्रियों को अलाउ करना था कि आप हमारे साथ ट्रेड करो। पहले ये बाहर की कंट्रियों से इतना वेस्टर्न वर्ल्ड से ट्रेड नहीं करते थे कि हाँ भैया उनको फ़ोन करके कह रहे हैं आओ मैकडोनल्ड्स हमारे यहाँ लाके अपना आउटलेट लगा लो, आ जाओ भैया बड़ी बड़ी कंपनी ये सैमसंग हुंडई ये एप्पल ये सब आ जाओ हमारे यहाँ बेचना शुरू कर दो अपने प्रोडक्ट्स, MNC लगा लो, ये सब अलाउड नहीं करते थे, ना ही ज़्यादा इम्पोर्ट। अब इनको था कि आपको सब कुछ अलाउ करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट अलाउ करनी थी, वही जो है ना MNC वगैरह अलाउ करनी थी, और इन्हें अपनी करेंसी को जो है वो फॉरेन टर्म्स में करना था, यानी कि इनकी करेंसी भी अब डॉलर में नापी जाएगी, ऑल दैट। उसके लिए जो है इन्हें रूबल जो इनकी करेंसी थी रशिया की, उसे डीरेगुलेट भी करना पड़ा था, तो बहुत प्रॉब्लम इन्हें सहनी पड़ी थी। ब्रेकअप ऑफ एग्जिस्टिंग अलायंस, ये काफ़ी दुखदाई था इनके लिए, क्योंकि देखो इनके अपने अपने कुछ फ्रेंडशिप्स थी, जैसे USSR इतना बड़ा था तो अपने कुछ ऐसे पक्के लोग होते हैं ना, कुछ ऐसी कंट्री थी जो उसका काफ़ी अच्छे फ्रेंड थी USSR की, जिससे वो बहुत ट्रेड करता था और उसके साथ उसके नाते थे। अब वो सब नाते ख़त्म करके नया सिस्टम लेकर आना था। वेस्टर्न कैपिटलिस्टिक स्टेट, वेस्टर्न कैपिटलिस्टिक स्टेट कौन सी थी, ये USA ब्रिटेन फ्रांस ये सब वाली, ये बन गई थी अब लीडर, और ये सोवियत यूनियन के सारे भाई जो थे ये बन गए थे कि भैया अब इनकी सारी बात इनको माननी पड़ेगी, और बहुत शॉक लगा इनको। अब शॉक क्या क्या लगा था वो अब पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, वो है कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ शॉक थेरेपी। अब मैंने क्या कहा, इनको पूर्ण कैपिटलिज्म लाना था, अब मतलब कि सब कुछ प्राइवेट प्रॉपर्टी करनी थी। अब जो वो किया तो उसका हश्र क्या हुआ, आप ये देखो कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ शॉक थेरेपी में। सबसे पहले जैसे ही कम्युनिज्म हटा और लोगों से सब्सिडी वगैरह छिनी गई, ओल्ड सिस्टम ऑफ वेलफेयर डिक्लाइन हुआ, सब्सिडी हटी तो लोग पॉवर्टी में चले गए। पहले तो लोगों को लग रहा था गवर्नमेंट जाएगी तो सब अच्छा हो जाएगा, भाई सब्सिडी चली गई, जॉब जो मिल रखी थी कम्युनिज्म में, जो गवर्नमेंट की फैक्ट्री थी फैक्ट्री बंद, लोग जॉबलेस हो गए, और गवर्नमेंट तो देने रही फ्री में फंड में खाना पीना खाने को, अब नहीं, वो वाली गवर्नमेंट तो चली गई, तो लोग सड़कों पे आ गए, इतनी गरीबी हो गई। नेक्स्ट रशिया की जो लार्जेस्ट स्टेट कंट्रोल इंडस्ट्री थी, वो इंडस्ट्री जो सेफ्टी पिन से गाड़ियों तक सब बनाती थी, उन सबको इन्होंने बोलियों पे लगा दिया। वो बोली होती है ना, वो लोग कहते हैं हाँ इतने करोड़ इतने करोड़ इतने करोड़ ऐसे बेचते हैं, वो इसको बोली पे ओपन कर दिए। तो इन्होंने इंडस्ट्रीज़ को ऑक्शन करना शुरू करा, जो आम जनता थी उनको वाउचर दिए कि ये वाउचर ले लो, इससे आप इंडस्ट्री खरीद सकते हो। बट आम जनता के पास तब खाना खाने के लिए भी पैसा नहीं था, उन्होंने वाउचर बेच दिए अपने, और बाकी लोगों ने जाके इंडस्ट्री खरीद ली। इंडस्ट्री इनकी बिकी बहुत ही सस्ते दामों पे, इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री, मतलब कि उसे आज के समय पे ओपन करने पे या उस ज़माने में ओपन करने पे पता नहीं कितने करोड़ों का खर्चा आता, वो बिल्कुल थ्रोन अवे प्राइसेस में बहुत सस्ते में वो बिक जाती है। तो इससे कितना नुकसान हुआ उनके देश का, और इसी चीज़ को बोला जाता है
लार्जेस्ट गैरेज सेल, 1 मार्कर क्वेश्चन है, व्हाट इज लार्जेस्ट गैरेज सेल इन हिस्ट्री। तो लार्जेस्ट गैराज सेल हुई थी जब रशिया की बढ़िया बढ़िया इंडस्ट्रियों को नवे प्राइसेस पे बेच दिया गया था, और इससे उनका पूरा गवर्नमेंट का जो इंडस्ट्रियल सिस्टम था वो कोलैप्स हो गया, हट गया। वैल्यू ऑफ करेंसी रूबल वेरी डिक्लाइन, यानी कि इनकी जो करेंसी की वैल्यू थी ना डॉलर के टर्म्स पे, रूबल इनकी रशियन करेंसी की, वो बहुत नीचे गिर गई थी। ठीक है, अब लोगों को जब इनकी करेंसी की वैल्यू जब गिरी तो इनके कंट्री में बहुत महंगाई आ गई, लोगों पे पैसा था नहीं, महंगाई बढ़ी, जो सेविंग थी वो सब खत्म हो गई, सब पुअर होना शुरू हो गए। रशिया स्टार्टेड टू इम्पोर्ट फूड ऑल्सो, यानी कि गाइस अब ये लोग फार्मिंग वगैरह अच्छे से कर नहीं पा रहे थे, तो फूड तक वो लोग जो इन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स या आप बोलो कि कंज्यूमर गुड्स इंपोर्ट नहीं कराते थे, अब उन्हें फूड एग्रीकल्चर तक इंपोर्ट कराना पड़ा था, इतनी इनकी बुरी हालत हो चुकी थी। रशिया का जीडीपी जो 1999 में था वो 1989 से भी 10 गुना ज़्यादा कम था। तो आप सोचो कि क्या उन्होंने सोचा था कि इकॉनमी बढ़िया होगी, इकॉनमी तो और 10% लो चली गई। ठीक है, द ओल्ड ट्रेडिंग स्ट्रक्चर्स ब्रोक डाउन विद नो अल्टरनेटिव, जो इनके ओल्ड ट्रेडिंग, जैसे यूएसएसआर ना चाइना से बहुत ट्रेड करता था, इंडिया से भी करता था, बाकी कंट्रीज से भी करता था, जो पहले वाले ट्रेड थे उन्होंने कहा अब उनसे तो तुम ट्रेड करोगे नहीं, नए ट्रेडिंग स्ट्रक्चर कोई बने नहीं, तो इनकी बहुत प्रॉब्लम हो गई। ये है मिडिल क्लास जो थे गाइज इनके यहाँ के, वो पुअर हो गए। क्लासलेस सोसाइटी थी, वैसे सब पे अपना मिनिमम स्टैंडर्ड तो था, तो उन्हें मिडिल क्लास कह दो, मिडिल क्लास लोग गरीब हो गए, और जो कुछ लोगों पे पैसा था, जो एकेडमिक थे, जो समझदार लोग थे, वो तो भाग गए भैया, ये देश छोड़ के माइग्रेट कर गए। बहुत सारी कंट्रियों में यहाँ पे माफिया इमर्ज हो गया, आपने सुना होगा वो माफिया गैंग्स ऑफ मॉस्को एंड ऑल दैट, तो यहाँ पे गैंग सिस्टम स्टार्ट हो गया, और रिच एंड पुअर का डिफरेंस बहुत बढ़िया है। अमीर लोग जो थे, अमीर लोग कौन हो गए उस जमाने में रशिया के, सोवियत यूनियन के, ऑब्वियसली कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर वगैरह जो सब कंट्रोल में थे सिस्टम के, उनके पास तो बहुत पैसा था, वो तो अमीर ही रहे, और जो गरीब लोग थे, जो नेसेसिटीज़ पे जी रहे थे बेसिक, उनकी और प्रॉब्लम हो गई। और प्राइवेटाइजेशन होते ही और डिस्पैरिटी बढ़ गई, भाई गरीब लोग गरीब होते गए, अमीर लोग अमीर होना, यहाँ पे भी अब वही सिस्टम आ गया, एंड ये हालत हुई थी शॉक थेरेपी में। अब एक और प्रॉब्लम हुई इनकी शॉक थेरेपी लगने से कि इन्होंने जो है ना अपनी कंट्री के इंस्टीट्यूशंस बनाने पर ध्यान नहीं दिया। अब देखो, जैसे ही इंडिपेंडेंस हमें मिली थी हमारी कंट्री को, तो हमने अपनी कॉन्स्टिट्यूशन बनाई, उसमें इतनी मेहनत करी। इन्होंने अपनी कंट्री के, जैसे रशिया अलग बन गया, यूक्रेन अलग बन गया, इन्होंने इंस्टीट्यूशन से नहीं कहते, गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन जैसे लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, इसे बनाने में तो इन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। इतनी जल्दीबाजी में इनकी कॉन्स्टिट्यूशन बनाई गई, बहुत सारी पावर दे दी उसमें प्रेसिडेंट को। इनमें से कुछ देश ऐसे थे जिनमें प्रेसिडेंट ने क्या करा, खुद को 10 सालों के लिए इलेक्ट करा और आगे 10 सालों के लिए फिर से कर लिया। ये कौन से हैं? तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान, TU, याद रखना। ये इन दोनों कंट्री में क्या हुआ, इतनी स्ट्रॉन्ग प्रेसिडेंट को पावर दे दी कि 10 साल के लिए खुद को इलेक्ट करा और अगले 10 सालों के लिए। सोचो कि कितना अनफेयर हुआ होगा, क्योंकि इन्होंने ठीक से अपनी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाई थी। तो ये भी शॉक थेरेपी का इफेक्ट है कि ये लोग कुछ संभाल ही नहीं पाए खुद को। जुडिशरी की बात करें हम, न्याय इंसाफ मांगने के लिए इन्हें क्या चाहिए था, फ्रीडम चाहिए, इंसाफ चाहिए, न्याय चाहिए, जिसके लिए इन्होंने सोवियत यूनियन को ख़त्म करा था। जुडिशरी ये लोग बना ही नहीं पाए अच्छे से। तो सोचो आप कि इनका जुडिशियल सिस्टम भी जो है अभी तक इस्टेब्लिश नहीं हुआ था। तो इंस्टीट्यूशंस पे ये इफेक्ट पड़ा था, लोगों की लाइफ पे क्या इफेक्ट पड़ा, वो पुअर हो गए। तो दिस वाज ऑल द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ शॉक थेरेपी। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, रिवाइवल ऑफ इकोनॉमीज। यानी कि ऐसा नहीं है कि ये शॉक में ही रहे, बुरे दिन ये चलते रहे, नहीं, इनके अच्छे दिन आए। इनके अच्छे दिन आने शुरू होते 2000 के बाद से, जब ये कंट्री अपने यहाँ का ऑयल, नेचुरल गैस वगैरह इंपोर्ट करना शुरू करती है, अपना तेल वेल बेचना शुरू कर देती हैं, तो इनकी इकॉनमी रिवाइव होती है। मिनरल्स भी बहुत इनके पास, आयरन वगैरह, वो बेचते हैं, ये पैसा आता है तो ये अपनी कंट्रियों में फिर से इंडस्ट्री लगाते हैं, एंड दे स्टार्टेड रिवाइविंग देयर इकॉनमी। कौन कौन सी कंट्री थी जिनके पास तेल था? अजरबैजान, कजाकिस्तान, रशिया, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये मेजर ऑयल वाली और गैस प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ थी। कुछ कंट्रियों को पैसा मिला था, इन्होंने कहा हमारे यहाँ से ऑयल की पाइपलाइन ले जाओ, तो उन्हें किराया मिलता था। जैसे यूक्रेन में हमने सुना ना, भाई इतना किराया तो रशिया यूक्रेन को पाइपलाइन का ही दे रहा है, तो उनको इकॉनमी ऐसे रिवाइव हुई। विद दिस आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट। अब आप यहाँ पढ़ोगे कि देखो, एक तो शॉक थेरेपी की वजह से इकॉनमी खराब हुई, लोगों की ज़िंदगी खराब हुई, पॉलिटिकल फ्रीडम मिला नहीं, तीसरा वॉर भी शुरू हो गए थे इनके यहाँ पे। जैसे ही ये सब भाई अलग हुए, आपस में इन्होंने लड़ाई करनी शुरू कर दी, भाई ये प्रॉपर्टी मेरी, ये प्रॉपर्टी मेरी, ये वाली बाउंड्री मेरी, ये वाली, मैं यहाँ रहूँगा, मैं वहाँ रहूँगा। ऐसी लड़ाइयाँ इन कंट्री के बीच में शुरू हो गई। 4-5 टाइप के यहाँ पे प्रॉब्लम्स हुई थी। सबसे पहले इस पर कंसिडर करते हैं हम सेशनिस्ट मूवमेंट। सेशनिस्ट मूवमेंट होता है अलगाववादी मूवमेंट, जहाँ पे कंट्री के एक हिस्से के लोग कहते हैं हमें अलग कर दो, हमें नहीं रहना तुम्हारे साथ, हमारा अलग जोन बना दो। तो सेशनिस्ट मूवमेंट हुआ था रशिया की 2 जगहों पे, चेचन्या और दागिस्तान पे। यहाँ पे लोगों ने कहा हमें अलग होना है, हमें अलग होना है। और इसका आउटकम क्या हुआ था कि जो है यहाँ के लोगों के ऊपर बॉम्ब गिरा दिया गया था बाय द मॉस्को, यानी कि रशिया के द्वारा, और उससे बहुत लोगों की जान गई थी और ये बहुत गलत चीज़ हुई थी। बट फिर भी चेचन्या दागिस्तान अलग तो नहीं हुआ,
बट इस तरीके का उसका रिजल्ट हुआ था कि लोगों पे बॉम्ब गिरा दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट हुआ था अजरबैजान प्रोविंस में। नेक्स्ट जॉर्जिया में भी प्रॉब्लम है। जो कंट्री देखोगे ना, ये सारे भाई अलग होके उनको खुद को भी बहुत प्रॉब्लम झेलनी पड़ी। जॉर्जिया में लोगों ने इंडिपेंडेंस डिमांड करी फ्रॉम 2 प्रोविंसेस रिजल्टिंग इन अ सिविल वॉर। जॉर्जिया के दो प्रोविंस, जॉर्जिया के अंदर 2 स्टेट होंगी, वहाँ के लोग कह रहे हमें अलग कर दो, हमें अलग कर दो जॉर्जिया से। वहाँ हो गया सिविल वॉर। देयर आर मूवमेंट अगेंस्ट द एग्जिस्टिंग रिजाइम इन यूक्रेन, किर्गिस्तान एंड जॉर्जिया ऑल्सो। यूक्रेन, किर्गिस्तान और जॉर्जिया में जो उनकी गवर्नमेंट इस्टेब्लिश हुई थी, लोग उसका भी विद्रोह कर रहे थे, तो स्टेबिलिटी कहीं पे नहीं थी, ठीक है। नेक्स्ट सिविल वॉर हुए। ताजिकिस्तान एक कंट्री है, वहाँ पे सोवियत यूनियन से अलग होने के बाद पता है कितने सालों तक वॉर चलता रहा? 2001 तक, 10 साल तक वहाँ सिविल वॉर चलता रहा। तो सोचो वहाँ की पॉपुलेशन का क्या हाल हुआ होगा। तो बहुत सारी कंट्रीज़ एक दूसरे से लड़ना शुरू कर देती है, कोई रिवर वाटर को लेकर, कोई बाउंड्री को लेकर। तो जो इन्होंने इमेजिन करा था कि भाई सोवियत यूनियन, कम्युनिज्म ख़त्म होगा तो हमारे तो भैया बहुत ही भला हो जाएगा, वो भला वाला तो कुछ नहीं हुआ। इकोनॉमी भी गिर गई, पॉलिटिकल फ्रीडम मिला नहीं, और जो है वॉर भी इन्हें झेलना पड़ा। तो दिस वाज द रिजल्ट ऑफ शॉक थेरेपी, ठीक है। अब जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स थी गाइस, उनके पास बहुत सारा ना ये तेल का कुएं वगैरह थे, तो पूरे वर्ल्ड का अब नज़र था कि भैया हम इनको जाके लूटते हैं। और जो 9/11 का अटैक हुआ था ना यूएसए पे, जो टेररिस्ट अटैक हुआ था, उसके बाद यूएसए चाहता था कि वो ये सेंट्रल एशियन रिपब्लिक, कौन कौन से सेंट्रल एशियन, ये देखो अजरबैजान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, ये यहाँ पड़ती हैं और ये अफगानिस्तान के पास है। तो यूएसए चाहता था कि मैं यहाँ जाके अपना बेस बना लूँ, सो दैट मैं अफगानिस्तान पर नज़र रखूँ। बट रशिया को ये बात पसंद नहीं है। रशिया चाहता था कि ये मेरे भाई हैं, पुराने वाले भाई हैं, चलो ये मेरे साथ ज़्यादा रहे, ठीक है। एक कंट्री ऐसी थी जहाँ पे पीसफुली जो है स्प्लिट हो गई थी, वो थी चेकोस्लोवाकिया। आजकल आपने एक सिटी का नाम सुना होगा पराग, जो चेक रिपब्लिक में है। तो चेकोस्लोवाकिया पहले एक कंट्री थी, चेक अलग हो गया, स्लोवाकिया अलग हो गया। इन्होंने चुपचाप पीसफुली कर लिया था अपना कंट्री को अलग। बट सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी यूगोस्लाविया में। आप मैप पे देखोगे आपको यूगोस्लाविया नहीं मिलेगा। ये कंट्री पिज्ज़ा के स्लाइसिस के तरह डिवाइड हुई थी। बहुत वॉर और बहुत ही ज़्यादा टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट्स के बाद इस कंट्री के बहुत पीस हुए थे, जैसे कि क्रोएटिया, स्लोवेनिया, बोस्निया हर्जेगोविना, ये अलग अलग कंट्रीज़ बन गई थी और आसानी से नहीं हुई थी। बहुत ज़्यादा वॉर के बाद ये अलग हुए थे। तो ये है टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट। तो टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट में आपको क्या बताना है कि सोवियत यूनियन ख़त्म होने के बाद इन कंट्रीज़ में किस टाइप की वॉर सिचुएशन क्रिएट हुई थी। कहीं वॉर नहीं हुआ तो कॉन्फ्लिक्ट हुआ, लड़ाइयाँ तो हुई। तो पहला आपने सेशनिस्ट मूवमेंट पढ़ा रशिया वाला, फिर आपने सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट पढ़ा अजरबैजान का, जॉर्जिया के होने वाले सिविल वॉर को हमने पढ़ा, और फिर तजाकिस्तान का सिविल वॉर 10 साल वाला, याद रखना मन मारकर है। और फिर जो हमने पढ़ा ये चेक रिपब्लिक तो आसानी से अलग हो गई थी। और जो ये है क्या कहते हैं यूगोस्लाविया, वहाँ बहुत सारा लड़ाइयाँ वड़ाइयाँ हुई थी, ठीक है। तो ये याद रखते ही आते हैं हम अपने चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे, वो है हमारी इंडिया की और रशिया की दोस्ती के ऊपर पूरी हम बात पढ़ेंगे। टॉपिक का नाम है इंडिया एंड द पोस्ट कम्युनिस्ट स्टेट। पोस्ट कम्युनिस्ट मतलब ये सारे भाई जब अलग हुए थे उसके बाद इंडिया को उनसे कैसा रिश्ता था। तो सबसे अच्छा था, बट सबसे अच्छा रिश्ता था, बट सबसे अच्छा था, बेस्ट फ्रेंड था हमारा रशिया, ठीक है। रशिया और इंडिया एक दूसरे की हर मोमेंट पे मदद करने की कोशिश करते हैं। हमारी फॉरेन पॉलिसी में रशिया एक हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है कि रशिया की तरफ हम कैसे रहेंगे। रशिया और इंडिया शेयर्स अ मल्टीपोलर विजन। रशिया भी चाहता है मल्टीपोलर वर्ल्ड बने की, बहुत सारी ताकतवर कंट्री है, और हम भी चाहते हैं। रशिया और हमारे बीच में 80 बायलैटरल एग्रीमेंट साइन हुए हैं, ठीक है। हम इकोनॉमी पे एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करते हैं इंडिया और रशिया, और हम लोगों के बीच में एक ये स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट 2001 में भी साइन हुआ था। ये याद रखना मन मार के लिए, इंडो रशियन स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट 2001, ठीक है। अब इंडिया और रशिया के रिलेशनशिप में इंडिया को भी काफ़ी फ़ायदा मिलता है, जैसे कि कश्मीर इशू पे रशिया हमारी मदद करता है। इन्फॉर्मेशन इंटरनेशनल टेररिज्म की शेयर करनी हो, तो कोई भी एक्सेस करना होगा हमें सेंट्रल एशिया को, रशिया हमारी हेल्प करता है। इवन चाइना के साथ भी जब कभी लड़ाई हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो रशिया कहीं ना कहीं नेगोशिएटर का काम करता है, सो दैट जो है सिचुएशन ख़राब ना हो, बैलेंस करने की कोशिश करता है। रशिया स्टैंड्स टू बेनिफिट फ्रॉम दिस। अब रशिया को क्या फ़ायदा हमारे से फ्रेंडशिप रखने पे, हम उसके बहुत बड़े कस्टमर है, उसके आर्म्स के, यानी कि हम बंदूक, गोली, ये सब खरीदते हैं, मिलिट्री की चीज़ें जो है हम रशिया से खरीदते हैं, और तेल खरीदते हैं। हम उसके लॉयल कस्टमर हैं, हम उससे बहुत तेल इम्पोर्ट कराते हैं। अब ऐसा ही नहीं है कि बस हम रशिया के कस्टमर हैं, नहीं, रशिया हमारी कई बार हेल्प भी करता है। जब हमारे ऑयल क्राइसिस हुए थे तो रशिया ने हमारी हेल्प करी थी। तो एक म्यूचुअल फ्रेंडशिप है रशिया और हमारे बीच में। नाउ इंडिया इज सीकिंग टू इंक्रीज इट्स एनर्जी इम्पोर्ट्स फ्रॉम रशिया। हम रशिया से ज़्यादा अपना ऑयल इंपोर्ट कराने की कोशिश करते हैं, एंड द रिपब्लिक्स ऑफ तजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, इनसे ज़्यादा हम इंपोर्ट करवाते हैं। और हमारा जो है
अब ये भी कोशिश रही है कि हम भी इनके यहाँ जाके इन्वेस्टमेंट कर दें। रशिया और इम्पॉर्टेंट है हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम्स के लिए भी, यानी कि हमारा वो अच्छा फ्रेंड है। अभी एक समय था जब हमें क्रायोजेनिक रॉकेट की ज़रूरत थी तो रशिया ने हमें वो दिया था। रशिया एंड इंडिया हैव कोलैबोरेटेड ऑन वेरियस साइंटिफिक प्रोजेक्ट, बहुत सारे साइंटिफिक प्रोजेक्ट पे भी रशिया और जो है हमारा इंडिया ने एक दूसरे का साथ दिया है। तो ये थे रशिया और हमारे रिलेशन बहुत अच्छे रहे हैं। इनफैक्ट आपकी बुक में एक स्मॉल बॉक्स दे रखा है, उसमें बता रखा है कि रशिया के लोगों को हमारा कल्चर भी बहुत पसंद है, हमारे फेमस गाने वो सुनते हैं, हमारे फेमस जो एक्टर्स हैं उनके नाम पे उन्होंने अपने बच्चों का नाम भी रखा हुआ है। तो 4-5 पॉइंट और है रशिया और इंडिया के रिलेशनशिप के, वो मैं आपको क्वेश्चन आंसर सीरीज़ में मैं बता दूंगी। यहाँ पे आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। एंड जो है गाइस, अब आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर पढ़ लेने चाहिए, शॉर्ट भी, लॉन्ग भी और MCQ भी। तो वो पढ़ने के लिए चैनल को जाके चेक कर सकते हो, प्लेलिस्ट गिवन होगी वहाँ पे, शॉर्ट, MCQ, लॉन्ग क्वेश्चन की वीडियोस गिवन होगी। बहुत ह्यूज वीडियो नहीं होगी, ऐसे बहुत देर की, 10-15 मिनट में मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दूंगी। तो वो कर लीजिए। नोट्स चाहिए तो इंस्टाग्राम में देख लीजिए, कोई क्वेरीज है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। मैं बेस्ट ऑफ लक।